एक आदमी हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम देता है जिस पर वो दुनिया के टॉप एस रैंक पावर हाउसेस को शॉक कर देता है क्योंकि वो हंटर वर्ल्ड के राइजिंग स्टार को सिर्फ बेसिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट से हरा देता है। ये सीन सभी एग्जामिनर्स को डिसबिलीफ में डाल देता है, जिस पर इवन एक एस रैंक गिल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर भी अपनी फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पाता है और खुद उसके लिमिट्स टेस्ट करना चाहता है। लेकिन जो उन्हें नहीं पता होता है वह यह है कि यह आदमी एक इनविंसिबल स्पीयर गॉड होता है जो एक दूसरे वर्ल्ड में 80 साल तक लड़ता रहा था। सिंगल हैंडेडली वह उस वर्ल्ड के डीमन किंग को डिफीट कर चुका था। अपनी मिशन कंप्लीट करने के बाद वह कंप्लीटली एक्सहैस्टेड फील करता है, जिस पर वह गॉडेस से रिक्वेस्ट करता है कि उसके सारे एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज को प्रिजर्व करके उसे वापस अर्थ भेज दिया जाए, जिस पर गॉडेस उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उसका अर्थ वाला बॉडी पहले ही मर चुका होता है, इसलिए वह उसकी सोल को एक नए वेसल में डालने का फैसला करती है। फिर एक बीम ऑफ लाइट सीधे मुझ पर गिरती है और मेरा नया वेसल अर्थ पर एक ऐसा बॉडी बनता है जो मरने ही वाला था। लेकिन गॉडेस को यकीन होता है कि मैं इस वेसल के साथ एक नई लाइफ जरूर जीऊंगा। जब मैं अपनी आंखें दोबारा खोलता हूं तो मैं अर्थ पर होता हूं। वह डैम्ड अदर वर्ल्ड मुझे एंडलेसली टॉर्चर करता रहा था और अब मैं वापस अर्थ पर आ चुका हूं, लेकिन मेरा नया बॉडी एक टीनेज बॉय का है। मैं किचन का फॉसेट खोलता हूं जिस पर मुझे क्लीन और अनपॉल्यूटेड वाटर मिलता है और सिर्फ एक हल्के प्रेस से मैं फायर क्रिएट कर सकता हूं। यह सच में बेस्ट मैजिक लगता है, जिस पर मैं सोचता हूं उस दूसरे वर्ल्ड के मेजेस जाएं भाड़ में, क्योंकि इस वर्ल्ड में तो मेरा फेवरेट फ्राइड चिकन कटलेट भी है। इसका रियल टेक्सचर मुझे इमोशनल कर देता है और मैं ऑलमोस्ट रोने लगता हूं। यही असली फूड का टेस्ट होता है। उस दूसरे वर्ल्ड में 80 साल तक लड़ते हुए मुझे एक भी डिसेंट मील नहीं मिला था। अब फाइनली मैं इस वर्ल्ड में एक नॉर्मल पर्सन की तरह जी सकता हूं। लेकिन इसी मोमेंट पर मुझे अपने विंडो के बाहर दिखने वाली रेड ग्लो नजर नहीं आती है। इसके बाद मैं बाथरूम जाता हूं और एक कंफर्टेबल बाथ लेता हूं। भले ही मैं इस वर्ल्ड से कंप्लीटली आउट ऑफ टच हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ अच्छी होने वाली है। लेकिन तभी अचानक मेरे विंडो पर एक घोस्टली फेस दिखाई देता है, जो देखकर मैं शॉक हो जाता हूं। यह चीज अर्थ पर कैसे हो सकती है? तभी पीछे से एक ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है जो सभी रेजिडेंट्स को अनाउंस करता है कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक कोरोजन रिफ्ट अपीयर हो गया है, जिस पर सभी को अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने को कहा जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि यह कोरोजन रिफ्ट क्या होता है और क्या हो रहा है। तभी मैं विंडो की तरफ देखता हूं जिस पर कई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स उस पर क्रॉल कर रहे होते हैं। उनके क्लॉज मेरे ग्लास को तोड़ने ही वाले होते हैं। अगले ही मोमेंट जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, मैं तुरंत बाहर भागता हूं। अब मुझे लगता है कि अर्थ अब वो अर्थ नहीं रहा जिसे मैं जानता था, जिस पर मुझे जल्दी समझना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। और ये ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स ये कुछ हद तक उस दूसरे वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स जैसे ही लगते हैं। फिर मैं विंडो लेज पर छुप जाता हूँ और उन मॉन्स्टर्स से बचता हूँ। उनके जाने के बाद मैं जल्दी से विंडो से बाहर निकलता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे ब्रॉडकास्ट की बात मानकर शेल्टर जाना चाहिए। तभी मुझे आगे एक किड दिखाई देता है जिस पर मैं उसे लेकर भागने की सोचता हूँ, लेकिन वह वापस जाकर उन मॉन्स्टर्स को ढूंढना चाहता है। उसका फेस यंग लगता है, लेकिन उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ दिखता है। वह उन मॉन्स्टर्स को मारने का प्लान बना रहा है और मुझसे पूछता है कि क्या मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्या आजकल के किड्स इतने ब्रेव होते हैं? फिर उस किड से मुझे पता चलता है कि अर्थ पिछले 13 सालों से ऐसा ही है। कोरोजन रिफ्ट्स वो पोर्टल्स होते हैं जहां से मॉन्स्टर्स निकलते हैं और किसी को नहीं पता कि वो कब और कहां अपीयर होंगे। यह सुनकर मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं, क्योंकि मैं हेल से गुजरकर अर्थ पर वापस आया था, लेकिन अब यह भी एक लिविंग हेल बन चुका है। जिस पर मैं किड से पूछता हूं कि अभी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कौन है, जिसके जवाब में वह तुरंत लियन का नाम लेता है। लियन का भी गिल्ड से बिलोंग करती है, जो अर्थ के टॉप 10 गिल्ड्स में आती है। उसका वेपन एक ग्रेट सोर्ड है और वह अभी कोरोजन रिफ्ट के सोर्स पर लड़ रही है। यह सब सुनकर भी मुझे यकीन नहीं होता कि इस वर्ल्ड में नॉर्मल लोग भी मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं। तभी अचानक मैं किड का मुंह बंद कर देता हूं और उसे चुप रहने को कहता हूं। आगे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। ध्यान से देखने पर हमारे सामने 5 मॉन्स्टर्स होते हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि एक और छुपा हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये बॉडी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल लगता है, जिस पर इन मॉन्स्टर्स को हैंडल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइट के दौरान मैं किड को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा या नहीं, इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फिर भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। जैसे ही मैं कोई सॉल्यूशन सोच रहा होता हूं, तभी मुझे एक फेमिलियर एनर्जी फील होती है। हवा में एक ब्लू एनर्जी होती है जो शायद माना है। अब मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही है जो मैंने उस दूसरे वर्ल्ड में देखा था। अगले ही मोमेंट हमारे सामने खड़ा एक मॉन्स्टर अचानक फायर में जलने लगता है और ये अटैक मेरी तरफ से आता है। भले ही 80 साल में जमा किया हुआ मेरा माना खत्म हो चुका है, लेकिन अगर हवा में माना है तो मैं उसे गैदर कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं अभी भी अपनी सोल में इंग्रेव्ड पैराडॉक्स आई को यूज कर सकता हूँ। हालांकि फायर पावर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है, लेकिन इन मॉन्स्टर्स के लिए यह काफी है। ये देखकर किड मुझे एडमायर करने लगता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास कोई यूनिक स्किल होगी। ये कहकर वह आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए दौड़ता है,
जिस पर मैं पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता हूँ। मॉन्स्टर बॉस अभी मरा भी नहीं है और ये कहाँ भाग रहा है। जैसा मैं सोचता हूँ वैसे ही वह किड तुरंत उन मॉन्स्टर्स का टारगेट बन जाता है, जिससे वह डर जाता है। लेकिन तभी मेरा हाथ समय पर उसका आर्म पकड़ लेता है और मैं उसे जमीन पर पड़ा स्टिक देने को कहता हूँ, मुझे तुम्हारा वेपन चाहिए। अगले ही सेकंड 3 शैडोज तेज स्पीड से मेरी तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही मुझे वेपन मिलता है मेरी आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। हवा को चीरती हुई स्टाफ की तेज आवाज गूंजती है, जिस पर अगले ही पल वो तीनों मॉन्स्टर्स कमर से 2 हिस्सों में कट जाते हैं। उसी मोमेंट पर मुझे फिर से स्पीयर गॉड होने का फील वापस आता है। यह देखकर वो बॉय पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूं बल्कि कोई हिडन हंटर हूं। लेकिन उसे क्या पता अंदर से मैं कितना गुस्से में हूं, जिस पीसफुल लाइफ के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी वो अब इस हालत में बदल चुकी है। इसके बाद मैं एक अनहैप्पी फेस के साथ उस किड के साथ अंडरग्राउंड शेल्टर में एंटर करता हूं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं किड की मदर तुरंत उसे पहचान लेती है, जिस पर वो बार बार मुझे थैंक यू बोलती रहती है और कहती है कि तुमने ही मेरे बच्चे को बचाया है। यह देखकर मैं थोड़ा स्टन्ड हो जाता हूँ क्योंकि उसके कपड़े काफी एक्सपेंसिव लगते हैं, जिससे मुझे समझ आता है कि ये किड कोई रिच यंग मास्टर है, तभी इसका एटीट्यूड ऐसा था। तभी अचानक पूरा बिल्डिंग हिलने लगता है और कुछ ही मोमेंट्स में एक मॉन्स्टर डोर तोड़कर अंदर घुस जाता है। यह देखकर सभी लोग घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, जिस पर किड पीछे मुड़कर मुझे भी भागने के लिए कहता है और कहता है कि तुम भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। लेकिन मैं फिर भी नहीं भागता। मैं सोचता हूँ कि मैं एक फैमिलियर वर्ल्ड में वापस आया था, लेकिन यह वर्ल्ड भी उस दूसरे वर्ल्ड से अलग नहीं है। फिर मैं उस किड से पूछता हूँ, तुम तो रिच हो, फिर हंटर क्यों बनना चाहते हो? किसी सेफ जगह पर छुपकर आराम से जीना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जिस पर किड बताता है कि उसके फादर मारे गए थे। पहले उसका फैमिली भी शेल्टर में छुपा हुआ था, लेकिन वहीं एक मॉन्स्टर ने उसके फादर को मार दिया जब वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। यह सुनकर उसे समझ आता है कि अर्थ पर कोई भी सेफ जगह नहीं है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह एक हंटर बनेगा और दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनकर सभी कोरोजन रिफ्ट्स को खत्म करेगा और इस वर्ल्ड को बचाएगा। वो बोलता है कि शायद तुम्हें मेरी बात फनी लगे, लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैं उसे रोक देता हूँ। मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ, लेकिन यह एक रिलीफ वाली स्माइल होती है। फिर मैं उससे कहता हूँ, तुम जरूर एक ग्रेट हंटर बनोगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम इस वर्ल्ड को नहीं बचा सकते। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ उसकी मदर उसे पकड़कर वहां से भागने लगती है। तभी पीछे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, जिस पर किड पीछे मुड़कर देखता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस मॉन्स्टर से वो डर रहे थे उसे मैंने एक ही हाथ से मार दिया होता है। मैंने यह क्यों कहा कि वह वर्ल्ड को नहीं बचा सकता? क्योंकि यह काम मैं खुद करने वाला हूँ। आखिर मुझे इस काम का काफी एक्सपीरियंस है। मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद मैं अपने घर लौटता हूँ ताकि इस वर्ल्ड की बेसिक सिचुएशन को समझ सकूं, जिस पर मुझे पता चलता है कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 3001 ही बैलेंस है। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था, लेकिन कोरोजन रिफ्ट्स की वजह से कंपनी बैंकरप्ट हो गई और उसकी जॉब चली गई। अब जब मुझे ये भी नहीं पता कि पैसे कैसे कमाने हैं, तभी मुझे फोन पर हंटर रिक्रूटमेंट का मैसेज दिखता है। इसके बाद टाइम जल्दी गुजरता है और अगले दिन मैं हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग के अंदर होता हूँ। आज यहाँ एक ग्रैंड सिलेक्शन एग्जाम होने वाला होता है, जो कई हंटर स्काउट्स को अट्रैक्ट करता है ताकि वो नए हंटर्स को अपने गिल्ड में रिक्रूट कर सकें। लेकिन एक स्काउट को लगता है कि इस बैच में कोई खास टैलेंट नहीं है, सब छोटे मोटे कैरेक्टर हैं। इसी बीच यह हंटर सिलेक्शन एग्जाम दुनिया के टॉप 10 हंटर्स में से एक लियन को भी अट्रैक्ट करता है। सभी लोग उसे एडमिरेशन से देखते हैं, क्योंकि यह वही है जिसे लोग सिर्फ न्यूज में देखते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज उसे सामने से देखने को मिलेगा। लोगों को लगता है कि लियन यहाँ हंसा के लिए आई है, जो हंटर एकेडमी ग्रेजुएट है और इलेक्ट्रोकिनेसिस एबिलिटी अवेकन कर चुका है। लेकिन असल में लियन को उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, वह उसे सिर्फ एक मोबाइल पावर बैंक की तरह देखती है। पास में खड़ा एक कॉलीग कहता है कि हांसा की एबिलिटी यूजफुल हो सकती है, जिस पर उसके बगल में खड़ा आदमी अपने सनग्लासेस ठीक करता है और कहता है कि एकेडमी में अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि रियल कॉम्बैट में भी अच्छे होंगे। लियन उसकी बात से एग्री करती है और उसे एक कैंडी देती है। ये एक प्रेज कैंडी होती है। वह कहती है कि एक्चुअल कॉम्बैट और ट्रेनिंग पूरी तरह अलग चीजें हैं। एकेडमी के स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ सेफ ट्रेनिंग देखी है, उनके लिए रियल कॉम्बैट को हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए हंसा को अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। जल्द ही नीचे मैचेस शुरू होने वाले होते हैं, जिस पर लियन इंटरेस्ट के साथ नीचे देखती है और सोचती है कि इस बार कोई अच्छा प्रॉस्पेक्ट मिल जाए। वह मन ही मन कहती है, न्यूकमर्स, मुझे अपनी ऐसी स्ट्रेंथ दिखाओ कि मैं तुम्हें रिक्रूट करना चाहूं। तभी होस्ट कंटेस्टेंट्स की इन्फॉर्मेशन देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा सिविलियन होता है जिसने हंटर एकेडमी तक अटेंड नहीं की। इसी बीच मैं अपना कॉम्बैट सूट जिप करता हूं और हाथ में वेपन पकड़ता हूं। होस्ट अभी भी उसे मॉक कर रहा होता है और सोचता है कि इसमें इतनी हिम्मत कहां से आई जो ये इस स्टेज पर खड़ा है। और अब एंट्री होती है कंटेस्टेंट हो चाणक की। असल में मैं अभी इस नए नाम का आदी नहीं हुआ हूँ। मैच के रूल्स ये होते हैं कि सिर्फ एसोसिएशन द्वारा दिए गए वेपन्स का यूज करना है और ओपोनेंट को फेटल इंजरी नहीं देनी है। मैं सोचता हूँ कि इस हंटर एग्जाम को मुझे एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करना है ताकि मुझे ज्यादा अथॉरिटी मिल सके। मेरे सामने खड़ा ब्लॉन्ड गाय काफी एरोगेंट लगता है।
और वह मुझे सीरियसली नहीं ले रहा होता है। जैसे ही रेफरी अपना हाथ ऊपर उठाता है, ये एक्साइटिंग मैच शुरू होता है। मैच शुरू होते ही वह ब्लॉन्ड गाई तुरंत मेरी तरफ रश करता है। वो काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि उसका ओपोनेंट मना तक गदर नहीं कर सकता। लेकिन उसके एग्रेसिव मोमेंटम के सामने भी मेरे फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि मेरी नजर में वह पूरी तरह ओपनिंग्स से भरा हुआ है। अगले ही सेकंड मैं अपने हाथ का वेपन जमीन में गाड़ देता हूँ, जिस पर ब्लॉन्ड गाई हैरान होकर देखता रह जाता है और मैं उसकी नजरों से पूरी तरह गायब हो जाता हूँ। यह देखकर वह सोचने लगता है कि क्या मैं कोई स्पीड टाइप हंटर हूँ। जब तक उसे समझ आता है, मैं पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका होता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, तुम्हारी स्पीयर टेक्निक बहुत ही बेकार है। तुम्हें हराने के लिए मुझे वेपन की भी जरूरत नहीं है। अगले ही पल मैं उसके स्टमक पर एक जोरदार पंच मारता हूँ, जिससे उसका हाल ऐसा हो जाता है कि वह अपना कल का खाना तक उगल दे। लेकिन जैसे ही उसका बॉडी गिरने लगता है, मैं उसे पैर से वापस ऊपर उछाल देता हूँ और फिर एक पावरफुल अपरकट मारता हूँ, जिससे उसका जॉ पूरी तरह टूट जाता है। जो ब्लॉन्ड गाय अभी तक इतना एरोगेंट बन रहा था, अब वो बेयरली कॉन्शियस रहता है, जिस पर यह देखकर मैं भी थोड़ा स्टंट हो जाता हूँ। मुझे पता था कि वो मेरा मैच नहीं है, लेकिन वो इतनी जल्दी डाउन हो जाता है, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है। और मैं बेयर हैंड से अटैक इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे डर रहता है कि स्पीयर उसे बुरी तरह इंजर कर सकता है। फिर मैं थोड़ा सोचता हूँ और रिलैक्स करता हूँ। शायद वो सिर्फ एक रूकी है और ये हंटर्स का एवरेज लेवल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सीन वहीं खड़ी लियान को शॉक कर देता है, जिस पर वो सोचने लगती है कि आखिर ये गाय है कौन। वह तुरंत मेरी फाइल चेक करती है और पता चलता है कि मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता हूँ। उसके पास खड़ा कॉलीग कहता है, इस लड़के की बॉडी में ऑलमोस्ट कोई माना अक्यूमुलेटेड नहीं है और इतनी पावर दिखाने के लिए बहुत टाइम तक माना जमा करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सिर्फ लक हो सकता है। लेकिन उसकी बात सुनते ही उसे शट अप सुनने को मिलता है। लियन की नजर में वह समझ जाती है कि मैं जानबूझकर माना एक्यूमुलेट नहीं कर रहा हूँ। इधर फील्ड पर मैं अपनी नेक रोल करता हूँ और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, लेकिन अपनी एबिलिटी प्रूव करने के लिए मुझे इसे डिसाइसिवली खत्म करना होगा। फिर मैं उसके पास जाता हूँ और अपना फिस्ट ऊपर उठाता हूँ और कहता हूँ, ब्लॉन्ड गाय, टेंशन मत ले, ये पंच फेटल नहीं होगा। लेकिन यह सुनकर वह ऑलरेडी डर चुका होता है, उसका बॉडी स्टिफ हो जाता है और वह बार बार मुझसे मर्सी मांगने लगता है। अगले ही पल एक जोरदार पंच से मैं उसे नॉकआउट कर देता हूँ। यह देखकर कई हंटर स्काउट्स आपस में मेरे बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जिस पर बाकी स्काउट्स बात कर रहे होते हैं। वहीं लियन डिसाइड करती है कि वह खुद मेरी स्ट्रेंथ टेस्ट करेगी। उसका कंपेनियन पूछता है कि वह कहाँ जा रही है, जिस पर वह जवाब देती है कि उसे एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिलना है, उससे कुछ पूछना है। इधर मेरी फाइट्स कंटिन्यू होती हैं, लेकिन रिजल्ट हर बार सेम रहता है। कोई भी मेरे 3 मूव्स तक नहीं टिक पाता है। मैं सोचता हूँ कि यह हंटर एकेडमी आखिर सिखाती क्या है, कि ये लोग इतने यूजलेस कैसे बन जाते हैं। आखिरकार कई लोगों को हराने के बाद मेरे सामने एक डिसेंट ओपोनेंट आता है। जैसे ही वह आती है, लोग तुरंत उसके बारे में बात करने लगते हैं। वह हंसांगा होती है। सबको क्यूरियोसिटी होती है कि क्या वह इस मिस्टीरियस सुपर रूकी की विनिंग स्ट्रीक को रोक पाएगी। मैं उसे बस एक नजर देखता हूँ और तुरंत इंटरेस्टेड हो जाता हूँ, क्योंकि आज तक देखे गए लोगों में उसके पास सबसे ज्यादा माना होता है। हंसंगा कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, तुम यहाँ तक सिर्फ लक से पहुंचे हो, लेकिन अब आगे तुम्हारा लक काम नहीं करेगा। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। क्या हंटर एकेडमी में तुम्हें ऐसे क्लीशे डायलॉग्स भी सिखाए जाते हैं? अगले ही मोमेंट हंसांगा अपने हाथ की ब्लेड धीरे से निकालती है और उसकी आंखों में गोल्डन लाइट चमकने लगती है। वह कहती है, शायद तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उसकी बात सुनकर मैं रुक जाता हूँ। मैं सोचता हूँ, मेरे पास स्पेशल स्किल कैसे नहीं है? बस मैं यूज करने से डरता हूँ कि कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ। फिर वह डीप ब्रेथ लेती है और उसका बॉडी क्रोच होकर अटैक पोजीशन में आ जाता है। हवा में मैना गदर होने लगता है। उसकी ब्लेड पर गोल्डन लाइटनिंग चमकने लगती है और पूरी सोड हल्की सी वाइब्रेट करती है। यह देखकर मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। अगले ही पल वह तेजी से मेरी तरफ चार्ज करती है और उसकी लाइटनिंग स्पीड स्लैश निकलती है, लेकिन उसका यह पावरफुल अटैक मुझे छू भी नहीं पाता है, क्योंकि मैं बस एक जंप में उसे डॉज कर देता हूँ। यह देखकर हंसंगा पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि उसने मिड एयर में मेरी अटैक को डॉज कर दिया। मैं कामली खड़ा होकर उसके मूव को एनालाइज करता हूँ और सोचता हूँ कि उसने इलेक्ट्रिसिटी से ब्लेड और स्कैबर्ड को मैग्नेटाइज करके उसे रेल गन जैसा बना दिया है। कुछ ही मोमेंट्स बाद मैं स्मूथली जमीन पर लैंड करता हूँ और उससे कहता हूँ, अब तक तुम्हारा स्किल सबसे अच्छा है, लेकिन तुमने सबसे जरूरी पॉइंट मिस कर दिया है, जो है सही टाइमिंग पर अटैक करना। तुम सिर्फ फास्ट अटैक्स पर फोकस कर रही हो। हंसंगा की गलती यह होती है कि उसने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हवा में मैग्नेटिक ट्रैक बना दिया, जिस पर उसका अटैक प्रेडिक्टेबल हो गया। कोई भी बेवकूफ इतना ऑब्वियस अटैक फेस नहीं करेगा। यह सुनकर हंसंगा मानने को तैयार नहीं होती और सोचती है कि अभी वो लकी था। फिर वह तुरंत सोड निकालकर मुझ पर फिर से फियर्स अटैक्स करती है और कहती है कि बिना उस मूव के भी वह मुझे हरा सकती है। लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती जाती है, क्योंकि मैं उसके हर अटैक को आसानी से डॉज करता रहता हूँ। मैं कहता हूँ, तुम सच में इडियट हो। मैं तुम्हारा सबसे फास्ट अटैक डॉज कर सकता हूँ, तो ऐसे सिंपल अटैक्स मुझे कैसे हिट करेंगे? मेरी बात सुनकर हंसंगा पूरी तरह गुस्से में आ
जाती है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, बस एंगर से भर जाता है। इसी गुस्से में वह अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक लॉन्च करती है, लेकिन मैं एक नजर में समझ जाता हूँ कि वह खुद को फोर्स कर रही है पावरफुल मनागदर करने के लिए। अगर वह ऐसे ही जारी रखती है तो उसका बॉडी कोलैप्स हो जाएगा। अगले ही पल मैं तेज से उसके सामने पहुंच जाता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारे मूव्स काफी कूल थे, लेकिन अब यहीं रुकते हैं। अटैक करने से पहले मैं उससे कैजुअली कहता हूँ, अगर पेन फील हो तो अपना लेफ्ट हैंड उठा देना। और फिर एक जोरदार पंच मैं उसके एब्डोमेन पर मारता हूँ। भले ही मैं फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं करता, फिर भी वह खून उगल देती है। यह देखकर मैं लगातार पंचेस मारना शुरू कर देता हूँ और उसके फेस पर लगातार अटैक करता रहता हूँ। आखिर में मैं एक हेवी पंच उसके फेस पर मारता हूँ, जिस पर उसकी कॉन्शियसनेस ब्लर होने लगती है और फिर वह जमीन पर गिर जाती है, जिस पर यह हाईली रिगार्डेड न्यूकमर मुझे हराने के बजाय खुद मुझसे हार जाती है। यह सीन वहां मौजूद सभी लोगों को शॉक कर देता है कि उसने हंसांगा को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया। वह एकेडमी की टॉप स्टूडेंट होती है, लेकिन मेरी अननोन आइडेंटिटी की वजह से लोग सोचते हैं कि शायद हंसांगा ही वीक थी और उसने माना पर ज्यादा डिपेंड किया और फिजिकल ट्रेनिंग को इग्नोर किया। तभी मुझे अपने पीछे कुछ मूवमेंट फील होता है, जिस पर मैं सोचता हूं कि शायद हंसांगा फिर से फाइट करना चाहती है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वह बस अपना लेफ्ट हैंड उठाए खड़ी होती है। उसका बॉडी पूरी तरह डेज्ड रहता है और शायद वह खड़ी भी नहीं रह पा रही होती। ये देखकर मुझे थोड़ा फनी लगता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि पेन हो तो लेफ्ट हैंड उठाना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में ऐसा करेगी। सच में एक गुड स्टूडेंट है। इसी मोमेंट पर एक स्टाफ मेंबर जल्दी से रेफरी के पास आता है और उसके कान में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर रेफरी का चेहरा और ज्यादा सीरियस हो जाता है। फिर रेफरी सबको अनाउंस करता है कि मैच स्केड्यूल चेंज हो गया है और विनर हो चान को थोड़ा रेस्ट करने को कहा जाता है। ये सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मैच खत्म कर चुका होता हूँ। फिर मुझे रेस्ट करके नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर क्यों करने को कहा जा रहा है? तभी रेफरी की अगली बात मेरी कंफ्यूजन क्लियर कर देती है। वह कहता है कि थोड़ी देर में विनर हो चान का एक स्पेशल मैच होगा, एक एक्टिव हंटर के साथ। ये मैच एसोसिएशन प्रेसिडेंट की स्पेशल परमिशन से रखा गया है और यह सुनकर सभी लोग बिग स्क्रीन पर नाम देखने लगते हैं। ऑडियंस को इतना एक्साइटेड देखकर मैं सोचता हूं कि यह जरूर कोई एक्सपीरियंस्ड हंटर होगा, जो खुद आगे आकर मेरी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता है, जैसा कि उस दूसरे वर्ल्ड में भी होता था। तभी अरीना में सोर्ड के जमीन से घिसने की आवाज गूंजती है और सामने से आवाज आती है, तुम्हारा नाम हो चांद सुख है ना? मैं लियन हूँ। वह कहती है, मैं ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास और भी स्किल्स हैं या नहीं, और मुझे लगता है कि यह स्टेज तुम्हारे लिए काफी छोटा है। फिर वह पूछती है, क्या तुम मेरे साथ मैच करना चाहोगे हो चान? अगर तुम्हें मुश्किल लगे तो मना कर सकते हो, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यह सब अचानक हो रहा है। उसे देखकर मैं हल्की सी बिटर स्माइल देता हूँ, क्योंकि यह वही लियान होती है जिसका जिक्र उस किड ने किया था और वह वर्ल्ड की टॉप 10 हंटर्स में से एक है। उसका ऑरा और कंपोजर देखकर साफ समझ आता है कि वह कोई ब्लफ नहीं कर रही, बल्कि एक रियल प्रोफेशनल हंटर है। मेरे करंट बॉडी के साथ स्पीयर होने के बावजूद भी उसे हैंडल करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। मैं कहता हूँ, अगर तुम मेरी स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहती हो तो आ जाओ। ये सुनकर पास खड़ा रेफरी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हें रेस्ट नहीं चाहिए? लियन मेरी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट देख लेती है और कहती है, लगता है तुम और मैं एक जैसे हैं। जिस पर मैं भी एक्साइटेड स्माइल देता हूँ और कहता हूँ, चलो देखते हैं कि इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट क्या मुझे इंप्रेस कर पाता है या नहीं। अगले ही सेकंड हमारी फाइट शुरू हो जाती है और यह फाइट ऑडियंस को पूरी तरह शॉक कर देती है। रेफरी तक के चेहरे पर पसीना आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कमेंट्री करे। मैं बार बार लियन के अटैक्स ब्लॉक करता हूँ, लेकिन मेरे फेस पर कोई ईज नहीं होता, क्योंकि मैं उसकी असली स्ट्रेंथ फील कर रहा होता हूँ। मैं सोचता हूँ, एक लड़की के बॉडी में इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है? यह किसी आदमी से कम नहीं है। अगले ही मोमेंट उसके अटैक्स से बचने के लिए मैं अपने स्पीयर को घुमाता हूँ और सही टाइमिंग पर उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता हूँ। इस बार मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ, जिससे लियन का बॉडी पीछे की तरफ स्लाइड करने लगता है, लेकिन फिर भी उसके पास काफी एनर्जी बची होती है। वह अभी सिर्फ मुझे टेस्ट कर रही होती है, उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की होती। इधर मेरी स्पीड पहले से काफी कम हो चुकी होती है, क्योंकि मैं काफी देर से इस एस रैंक हंटर से लड़ रहा होता हूँ और मेरे फेस पर फैटिक साफ दिखने लगता है। ये वुमेन कमजोर नहीं है, लेकिन मेरा ये बॉडी मेरी कॉम्बैट अवेयरनेस के साथ प्रॉपर्ली सिंक नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ लियान अब सच में एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे लंबे समय बाद कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिला है। वह सोचती है कि भले ही हम सेम लेवल पर नहीं हैं, लेकिन मैं सच में स्ट्रॉन्ग कहलाने के लायक हूँ। फिर वह आगे बढ़ती है और कहती है, तुमने काफी अच्छा किया। मुझे लगा था तुम सिर्फ 5 मिनट टिक पाओगे, लेकिन तुम 30 मिनट से लड़ रहे हो। अगले ही पल वह तेजी से मेरी तरफ रश करती है और कहती है, अब तुम टायर्ड लग रहे हो तो मैं तुम्हें जल्दी फिनिश करके रेस्ट करने देती हूँ। यह देखकर मैं अपने स्पीयर को और टाइट पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी में अब कोई स्टोर्ड माना नहीं होता और हवा में भी ज्यादा माना नहीं होता है। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और खुद को काम करता हूँ। मैं ये मूव यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसी बीच मैं अपना बॉडी पीछे की तरफ लीन करता हूँ और उसके नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी हो जाता हूँ। मेरी नजरें लियन पर फिक्स हो जाती हैं और जैसे ही मुझे एक ओपनिंग मिलेगी, मैं पैराडॉक्स फ्लेम यूज करूंगा। जैसे ही मैं पैराडॉक्स फ्लेम यूज करता हूँ, लियन की आंखों में शॉक दिखता है, लेकिन
लेकिन वह इसे इग्नोर करके सीधे अपनी सोर्ड से मेरा अटैक काट देती है। मुझे समझ आ जाता है कि मेरा अटैक उसे हिट नहीं करता, जिस पर मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ और डिस्टेंस बना लेता हूँ। लियन के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आती है, क्योंकि उसका अटैक मुझे डॉज नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बच जाता हूँ। फिर वह पूछती है, यह तुम्हारे ऊपर ब्लैक एनर्जी क्या है? क्या तुमने इसी से मुझ पर अटैक किया था? लेकिन मैंने उसे अपनी स्वॉर्ड से काट दिया। मैं धीरे से बोलता हूँ, यह पैराडॉक्स फ्लेम है और ये मेरी फाइनल ट्रम्प कार्ड एबिलिटी है। उस दूसरे वर्ल्ड में मैं इसे अक्सर यूज करता था और ये मेरी सबसे ट्रस्टेड पावर है। ये ब्लैक फ्लेम नॉर्मल फायर से अलग होती है। ये मैटर को बर्न नहीं करती, इसलिए मेरे कपड़े अभी भी सेफ रहते हैं। असल में यह फ्लेम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को फ्यूल की तरह यूज करके बर्न करती है। मेरी करंट कैपेसिटी के साथ मैं हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स जैसे मेमोरी या रैशनैलिटी को बर्न नहीं कर सकता। अगले ही मोमेंट मैं तेजी से उसकी तरफ चार्ज करता हूँ और अपने स्पीयर को घुमाता हूँ। अभी मैं सिर्फ अपनी फटीग को बर्न कर सकता हूँ। यह देखकर लियन शॉक हो जाती है और कहती है, तुम्हारी स्पीड पहले से भी ज्यादा फास्ट हो गई है। क्या तुमने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ छुपा रखी थी? लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर करता हूँ और मेरा बॉडी टेलीपोर्ट की तरह मूव करता है और मैं उसके सामने पहुंचकर स्पीयर से थ्रस्ट करता हूँ। लियन की आंखों में डिसबिलीफ भर जाता है और वह कहती है, तुमने इतनी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कैसे कर ली? जैसे ही वह ये बोलती है, उसका बॉडी भी एरिना से गायब हो जाता है। एक तेज हुश के साथ लूशियन बिल्कुल मेरी तरह टेलीपोर्ट जैसी स्पीड से मेरे सामने आ जाता है, जिस पर हम दोनों एक साथ अपने वेपन स्विंग करना शुरू कर देते हैं। तलवारों के टकराने की क्लैंगिंग साउंड लगातार हवा में गूंजती रहती है, जिस पर जितना ज्यादा लायन फाइट करती है उतना ही उसे कुछ अजीब फील होने लगता है। उसे यह चीज काफी स्ट्रेंज लगती है, क्योंकि हवा में माना कॉन्सेंट्रेशन बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है। अरीना का सेटअप बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जिस पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है और उसका रीजन होता है मेरा पैराडॉक्स फ्लेम। जैसे नॉर्मल फ्लेम्स किसी चीज को जलाते वक्त एनर्जी रिलीज करती हैं, उसी तरह पैराडॉक्स फ्लेम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जलाते वक्त माना रिलीज करता है। मैं माना का यूज करके पैराडॉक्स फ्लेम इग्नाइट करता हूं और पैराडॉक्स फ्लेम मेरी फटीग को बर्न करके और ज्यादा माना प्रोड्यूस करता है। ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है, क्योंकि फटीग बर्न होने के बाद मैं फिर से फटीग यूज करता हूं पैराडॉक्स फ्लेम बनाने के लिए, और यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो मेरी स्पेशलिटी प्रोलॉन्ग्ड बैटल्स होती है। फाइट जितनी लंबी चलती है, ओपोनेंट उतना ही वीक होता जाता है, जबकि मैं हमेशा हाफ फटीग स्टेट में रहकर फाइट करता रहता हूं। इसी बीच लीन अचानक से मेरे सामने अपीयर होती है और सोर्ड स्विंग करने की मोशन करती है, जिस पर एक जोरदार क्लैंग के साथ उसका स्ट्राइक अरीना की जमीन को सीधे तोड़ देता है। लेकिन यह अटैक मुझे हिट नहीं करता, जिस पर लीन धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? जिस पर मैं धीरे धीरे डस्ट के अंदर से बाहर चलता हुआ आता हूँ। उस मोमेंट पर मैं ऐसा लगता हूँ जैसे कोई इंसान दूसरे के पैर पकड़कर छोड़ने से मना कर रहा हो। मैं हल्का सा हंसता हूँ और कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ने के लिए रेडी हूँ और तुम मुझे गिव अप करने को बोल रही हो। इसके बाद मैं उसे प्रोवोक करना शुरू करता हूँ, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? जिस पर मैं लियन को लगातार टॉन्ट करता रहता हूँ। मुझे वंडर होता है, क्या मेरे जैसा इंसान जिसे एडवांस या रिट्रीट करना नहीं आता तुम्हारी फेवर अर्न कर पाया है? यह सुनकर लियन की आंखों में थोड़ी टायर्ड एक्सप्रेशन दिखाई देती है, क्योंकि वह अपनी रियल स्ट्रेंथ को सप्रेस करके मेरे लेवल पर फाइट कर रही होती है। अगर वह सीरियसली लड़ती तो शायद मुझे एक ही मूव में डिफीट कर देती। फिर वह कामली जवाब देती है, मुझे नहीं लगता कि कोई उस इंसान को पसंद करेगा जिसे एडवांस या रिट्रीट करना नहीं आता। इसके बाद वह समझाती है, जब तुम एक ट्री को जलाते हो तो आखिर में सिर्फ एशेज बचती हैं, और जो एशेज एक बार बर्न हो चुकी होती हैं उन्हें दोबारा बर्न नहीं किया जा सकता। उसी तरह पैराडॉक्स फ्लेम भी रेजिड्यू छोड़ता है। अगर सब कुछ बर्न होकर सिर्फ एशेज रह जाए तो वही मोमेंट होगा जब पैराडॉक्स फ्लेम डिसअपियर हो जाएगा, और वही मेरी लाइफ का एंड होगा। जिस पर लायन अपने हाथ में टाइमर देखती है, टोटल 4 आवर्स और 17 मिनट्स। इस मोमेंट पर मैं पूरी तरह से लियन द्वारा बीटन डाउन हो चुका होता हूँ, जिस पर वह मुझसे कहती है, तुम काफी देर तक टिके रहे हो, क्या तुम अभी भी फाइट कंटिन्यू करना चाहते हो? लेकिन इस बार मैं सीधे गिव अप कर देता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर हम और लड़ेंगे तो मैं सच में मर जाऊंगा। मेरे फॉरफिट करने की वजह से इस मैच की विनर लियन घोषित होती है, जिस पर लियन अपनी पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकालती है, और यह देखकर उसके सबॉर्डिनेट्स पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। लूसियन वह लॉलीपॉप मेरी तरफ टॉस कर देता है, जिसके साथ एक बिजनेस कार्ड भी होता है। यह तुम्हारे हार्ड फॉट मैच के लिए मेरा रिवॉर्ड है, और मैंने अपना बिजनेस कार्ड भी इसमें डाल दिया है, याद से कॉल करना। जिस पर मैं वह कार्ड उठाकर देखता हूँ, जिस पर लिखा होता है टीम पार्टनर हेडहंटर लियन। लियन धीरे से मुझसे कहती है, डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तुम अच्छे से रेस्ट कर लो। करीब 2.5 घंटे बाद मैं लियन दिया हुआ लॉलीपॉप बाइट करके क्रश कर देता हूँ, और सामने रखे स्मार्टफोन को देखकर मैं काफी अमेज्ड होता हूँ। मेरे टाइम में आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए सिर्फ हैंड रिटन सर्टिफिकेट्स होते थे, लेकिन ये फोन न सिर्फ आइडेंटिटी प्रूव करता है, बल्कि इसमें यूज्ड इक्विपमेंट बेचने के एप्स, मैसेजिंग और कॉलिंग फंक्शंस भी होते हैं। यह देखकर मुझे उस दूसरे वर्ल्ड की याद आती है जहां मैं पहले रह चुका हूं, और ये मुझे कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मैजिक जैसा फील होता है। इसी बीच एक बहुत बड़ा आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम हंटर हो चानोक हो, सही है?
तुम कैमरा से भी ज्यादा हैंडसम दिखते हो। ये आदमी आसानी से 2 मीटर से ज्यादा टॉल लगता है, जिस पर वह मुझे एक बिजनेस कार्ड देता है जिस पर लिखा होता है टेबैक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और उसका नाम होता है योंग युन। वह मुझसे कहता है कि वह चाहता है मैं उसकी टीम ज्वाइन करूं और अगर मैं उसके अंडर एक्सपीरियंस गेन करूं तो मैं जरूर शाइन करूंगा। जिस पर मैं उसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखता हूं। वह झूठ बोलता हुआ नहीं लगता, लेकिन अचानक मुझे लियन का एक्सप्रेशन याद आता है जब उसके फेस पर हल्का ब्लश दिख रहा होता है और उसने मुझसे कहा था कि रेस्ट करने के बाद उसे जरूर कांटेक्ट करना। ये सोचकर मैं योंग युन का बिजनेस कार्ड रख लेता हूं क्योंकि मैं पहले ही एक कमिटमेंट कर चुका हूं, इसलिए मैं उसे अभी क्लियर आंसर नहीं दे सकता। फिर मैं कहता हूं मुझे डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा। यह सुनकर यी स्योंग युन जोर से हंसने लगता है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे अभी तुरंत आंसर मांगूंगा? मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। जिस पर पहले मुझे वह इजी गोइंग इंसान लगता है, लेकिन तभी वह अचानक मेरा शोल्डर पकड़ लेता है और मैं उसकी आईज में सीधे देखता हूं जो काफी अनफ्रेंडली लगती हैं। वह कहता है, ध्यान से सोचो, मुझे लगता है तुम एक स्मार्ट पर्सन हो। ये बोलकर वह वहां से चला जाता है और मैं वही खड़ा रह जाता हूँ, थोड़ा डेज्ड, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह इतना डायरेक्ट होगा। जिस पर मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि अब मैं कभी भी उसके गिल्ड में नहीं जाऊंगा और न ही उसे कंसिडर करूंगा। करीब 10 मिनट बाद मैं लियन को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि मुझे उसे कहाँ मिलना चाहिए, जिस पर वह मुझे एक एड्रेस सेंड करती है, हंटर एसोसिएशन की 2nd फ्लोर पर कैबिन। वह कहती है कि बस ऊपर आकर उसे ढूंढ लेना। जिस पर 2nd फ्लोर पर पहुंचकर मुझे सच में कैबिन नाम की शॉप मिल जाती है, जहां क्लर्क मुझे देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब मैं एक राइजिंग स्टार बन चुका हूं। वेलकम टू द कैबिन। अंदर जो पर्सन है वह काफी देर से आपका इंतजार कर रही है। जिस पर अंदर लियन मुझे देखकर टर्न होती है और हाथ हिलाती है। वह थोड़ा सरप्राइज्ड होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे, क्या कुछ हुआ है? जिस पर मैं उसे अभी जो हुआ था वह सब बताता हूँ। कोई मुझे अपनी गिल्ड में रिक्रूट करना चाहता है, एक बहुत बड़ा आदमी। ये सुनकर भी लियन का एक्सप्रेशन बिल्कुल काम ही रहता है। द पर्सन जिसके बारे में तुम बात कर रही हो वो यी स्योंग युन है टेबैक गिल्ड से। जिस पर क्योंकि यी स्योंग युन खुद तुम में इंटरेस्ट लेता है, इसलिए बाकी गिल्ड्स अब तुम पर नजर डालने की हिम्मत नहीं करती हैं। यह सुनकर मैं हल्का सा हंसता हूँ। क्या तुम्हारा गिल्ड भी उससे डरता है? अगर ऐसा है तो मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट होगा। जिस पर मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होता कि लेन मुझे रिक्रूट करने का प्लान ही नहीं कर रही होती है। वह पूछती है, तुम ऐसे काम के बारे में क्या सोचते हो जो किसी गिल्ड से बिलोंग नहीं करता, मतलब फ्रीलांसर की तरह? यह सुनकर मुझे इंटरेस्ट आता है और ऐसा लगता है कि लियन बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। वह कहना चाहती है कि मुझे गिल्ड ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं गिल्ड मिशंस कर सकता हूँ। जिस पर लियन जानती है कि योंग युन शायद मुझे जूनियर पोजीशन देना चाहता है। यह सुनकर मैं टेबल पर हाथ मारता हूँ। वो मुझे सिर्फ जूनियर पोजीशन देगा तो फिर पार्टनर हंटर क्या होता है? इसके बाद लियन मुझे समझाती है, गिल्ड के अंदर हंटर्स के 3 टाइप्स होते हैं, जूनियर, सीनियर और पार्टनर। जिस पर जूनियर और सीनियर हंटर्स पार्टनर हंटर्स के अंडर टीम्स में काम करते हैं और उन्हें तुम सैलरीड एम्प्लॉइज की तरह समझ सकते हो। लेकिन पार्टनर हंटर्स को फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती, बल्कि उनके पास गिल्ड के शेयर्स होते हैं जिससे वो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में शेयर लेते हैं, जिस पर उन्हें बिजनेस ओनर्स की तरह समझा जा सकता है। यह सुनकर मुझे लगता है ये तो बिल्कुल लॉ फर्म जैसा है। जिस पर लीन बताती है कि जिसने सबसे पहले हंटर गिल्ड एस्टैब्लिश किया था उसने इसे लॉ फर्म मॉडल पर ही बनाया था। वह सोचती है कि मुझे जरूरी नहीं कि मैं जूनियर से सीनियर और फिर पार्टनर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप गिल्ड ज्वाइन करूं। जिस पर मैं उसकी बात समझ जाता हूं कि अगर मैं इनफ रेपुटेशन बना लूं और अच्छे अचीवमेंट्स हासिल कर लूं तो गिल्ड्स खुद मुझे ढूंढने आएंगी। यह बात लियन को काफी खुश कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ कम्युनिकेट करना आसान है। लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती कि वह मुझे बार बार कैंडी क्यों दे रही है, क्योंकि बैठने के बाद से ही वह मुझे 2 बार कैंडी दे चुकी है। मेरे पास न कनेक्शंस हैं न रिसोर्सेज, तो मैं डिसेंट कमीशंस कैसे लाऊंगा? ये मुझे काफी मुश्किल लगता है। जिस पर लीन कहती है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और वो भी फ्री में। ये सुनकर मैं और भी कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ क्योंकि मुझे फ्री लंच जैसी किसी चीज पर भरोसा नहीं है। जिस पर मैं पूछता हूँ, तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हो? इसी समय लियन एक फोल्डर निकालती है और कहती है, फ्यूचर में जब तुम फेमस हो जाओगे और कोई गिल्ड तुम्हें रिक्रूट करेगी तो बस इतना याद रखना कि एक वुमन ने तुम्हारी हेल्प की थी। जिस पर मुझे समझ आ जाता है कि वह चाहती है कि मैं उस पर एक फेवर ओवे करूं। इसके बाद लियन धीरे से वह फोल्डर मेरी तरफ पुश करती है। तुम इसे देखना चाहते हो या नहीं, यह तुम पर डिपेंड करता है। जिस पर मैं फाइल खोलकर देखता हूँ, यह इंशन सिटी का एक कमीशन होता है। वहां योडोंग आइलैंड नाम की एक जगह है जहां 2 साल पहले कोरोजन रिफ्ट क्लियर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह फेल हो गया और वहां एक कोरोजन जोन बन गया। पहले मुझे लगता है कि वह मुझसे कोरोजन रिफ्ट क्लियर करवाना चाहती है, लेकिन असल में वह चाहती है कि मैं योडोंग आइलैंड पर पेट्रोल करूं, कोरोजन गैप्स चेक करूं, और उन्हें एलिमिनेट करूं। ये मिशन 1 महीने बाद शेड्यूल्ड है, जिसमें वह मुझे 5 मिलियन अपफ्रंट देगी और सक्सेस के बाद 15 मिलियन एक्स्ट्रा। जिस पर मैं डॉक्यूमेंट्स टेबल पर फेंक देता हूँ। ये काम लाइफ थ्रेटनिंग है और पेमेंट भी कुछ खास नहीं है। ये सुनकर लियन एक्साइटेड हो जाती है। अगर तुम्हें अनफेयर लगता है तो स्ट्रांग बनो और अपना नाम बनाओ।
फिर तुम्हारी पॉकेट भरी होने के बाद भी मनी खुद तुम्हारे पास आएगा। इसके बाद लियन सिर्फ ये जानना चाहती है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं, जिस पर मैं धीरे से बोलता हूँ, जब तुमने इस तरह कहा है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं लिमिट्स पुश करना पसंद करता हूँ। करीब 30 मिनट बाद 2 गाड़ियां हाईवे पर तेज स्पीड से चल रही होती हैं, जिस पर लीन एक मिस्टीरियस आदमी से कॉल पर बात कर रही होती है। वह उसे मेरे बारे में बताती है। हो चानोक एक सिविलियन है जिसने बेयर हैंड से मैंडेटरी वेपन चैंपियनशिप पास किया है, जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, नॉट बैड। ये सुनकर लियन हंस पड़ती है। ये इवैल्यूएशन थोड़ा गलत है, उसने मेरे साथ पूरे 4 घंटे फाइट किया है। यह सुनकर फोन के उस पार वाला इंसान शॉक्ड हो जाता है। क्या तुम सीरियस हो? क्या ये इसलिए नहीं था क्योंकि तुम्हारी पावर सप्रेस थी? जिस पर लियन ठंडी हंसी हंसती है। मैं 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाली वेटरन हंटर हूँ और मेरा सारा एक्सपीरियंस हेल जैसी जगहों से सर्वाइव करके आया है, जिस पर नॉर्मली मुझे उसके साथ खेलना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ 4 घंटे से ज्यादा फाइट किया। इसके बाद लियन कहती है कि शायद अगर वह दोबारा जन्म भी ले तो भी उसे मेरे जैसा मॉन्स्टर फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है, चाहे तुम उसे कितना भी रेट करो, वह मिशन क्लियरली एक्सपीरियंस्ड हंटर्स के लिए है। भले ही उसकी स्किल्स अच्छी हों, लेकिन क्या वह वेटरन हंटर्स के साथ परफॉर्म कर पाएगा? जिस पर लीन कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मेरे साथ एक एक्सपीरियंस्ड इंसान असाइन किया है। फिर वह आदमी पूछता है, अगर वह लड़का तुम्हारे लेवल तक पहुंच गया तो? जिस पर लीन हल्की सी हंसी के साथ कहती है, शायद तुम्हें यह सुनकर अच्छा न लगे, लेकिन अगर हो चानुक मेरे लेवल तक पहुंच गया तो शायद बॉस भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके बाद सीन रिवाइंड होता है 1 महीने पहले, जब मैंने ऑनलाइन एक पैकेज ऑर्डर किया था, जिस पर डिलीवरी मैन कंप्लेन करता रहता है कि ये कितना हैवी है और सोचता है कि आखिर इसमें क्या है। पैकेज डिलीवर करके वह चला जाता है, जिस पर उसके जाने के बाद मैं डोर खोलता हूँ और एक लंबा ब्लैक केस टेबल पर रखा होता है। ये वही वेपन होता है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिस पर मैं केस के लैचेस खोलता हूँ और वेपन देखते ही मेरी आंखों में शॉक आ जाता है। इस वेपन का लुक सच में अमेजिंग होता है। हर एंगल से ये स्पीयर मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है और अगर मैं इसके साथ फाइट करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ एक ग्रीन पोशन का कैनिस्टर भी होता है, जिसके बारे में मैंने सुना होता है कि यह एक एलिक्सर है। सो कॉल्ड एलिक्सर्स वो पोटेंस होते हैं जिन्हें हंटर्स इमरजेंसी में यूज करते हैं, जिस पर इनमें कंसंट्रेटेड मैना होता है और जब अर्जेंटली मैना चाहिए होता है तब ये काफी यूजफुल साबित होते हैं। मैना को हैंडल करने का नॉर्मल तरीका वाटर डिस्पेंसर से पानी लेने जैसा होता है, जहां इंसान एटमॉस्फेयर से माना कंट्रोल करता है, उसे बॉडी में स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर यूज करता है। लेकिन ये एलिक्सर हंटर्स को यह पूरा प्रोसेस बहुत कम टाइम में करने देता है, जिस पर मेरा माना यूज करने का तरीका बाकी लोगों से अलग होता है, क्योंकि मैं स्टोरेज स्टेप को स्किप करता हूं और सीधे एटमॉस्फेयर से मना एब्जॉर्ब करके यूज करता हूं। इसका एडवांटेज ये होता है कि मैं हवा से माना लेता हूं, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं होती है और साथ ही अब्जॉर्प्शन और रिलीज के दौरान जिन चैनल से माना फ्लो करता है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाते हैं, जिससे मैं और ज्यादा माना यूज कर पाता हूं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि जब तक ये चैनल्स फुली ग्रो नहीं होते तब तक मैं कम अमाउंट ही कंट्रोल कर पाता हूं, जिस पर शॉर्ट टाइम में पावरफुल आउटपुट देना मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है, इसलिए बेहतर यही लगता है कि पहले थोड़ा माना स्टोर कर लिया जाए। इसके बाद मैं माना पोशन को एक ही गल्प में पी जाता हूं। अगर मैं करीब 1 महीने तक ऐसे ट्रेनिंग करता हूं तो मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूं जिसकी मुझे जरूरत है। इसके बाद टाइम जंप होता है 1 महीने बाद इंसेन के ग्योडोंग आइलैंड पर, जहां पहले से ही एक लंबी लाइन लगी होती है। ये सभी हंटर्स इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। स्टाफ मेरे इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद मुझे टीम 8 में असाइन करता है, जिस पर मैं नंबर 8 वाले साइन के नीचे पहुंच जाता हूं। जहां मैं चुप रहता हूं वहीं बाकी लोग काफी एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे होते हैं। इस महीने की पे अच्छी होने वाली है, पता नहीं कब निकलेंगे। जिस पर मैं मेडिटेशन करके रेस्ट कर रहा होता हूं तभी अचानक कोई मेरा नाम पुकारता है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और वो होती है राइजिंग हंटर स्टार हानसांगा। उसने अपने बाल काफी छोटे कर लिए होते हैं, जिससे साफ लगता है कि उसे समझ आ गया है कि लॉन्ग हेयर फाइट में एनिमी पकड़ सकता है। इस बार हानसांगा मेरे पास आती है और इस मिशन में साथ कोऑपरेट करने की बात करती है, जिस पर मैं उससे पूछता हूं, तुम मेरे साथ ही क्यों? यहाँ इतने लोग हैं। वह जवाब देती है कि उसे लगता है मैं स्ट्रांग हूँ और कोऑपरेशन के दौरान वह मेरी फाइटिंग स्टाइल ऑब्जर्व करके सीख सकती है। ये सुनकर मैं कुछ बोल नहीं पाता और मुझे लगता है कि अब मेरे ऊपर एक और बर्डन आ गया है और शायद मैं उससे जल्दी छुटकारा नहीं पा पाऊंगा। फिर मैं कहता हूं, अगर तुम मेरी स्पीड के साथ चल सकती हो तो फॉलो करना। इसी बीच स्टाफ मेंबर हमारी बात को इंटरप्ट करता है, क्योंकि टीम 8 के सभी मेंबर्स आ चुके होते हैं, जिस पर वह मिशन एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वह कहता है कि कुछ हंटर्स पहली बार आए हैं, इसलिए वह टर्मिनोलॉजी भी समझाएगा और एक्सपीरियंस्ड हंटर्स से कहता है कि थोड़ा पेशेंस रखें। कोरोजन रिफ्ट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रेड 1, ग्रेड 2,
ग्रेड 3 और अनरेटेड, जिस पर ग्रेड 1 के जितना क्लोज रिफ्ट होता है उतना ज्यादा डेंजरस होता है। इसके अलावा जो रिफ्ट किसी एरिया में पहली बार अपीयर होता है उसे अल्फा कहा जाता है। योडोंग आइलैंड का अल्फा कोरोजन रिफ्ट फिलहाल इंसीरी के नॉर्थ में चर्च पर लोकेटेड है। हालांकि यह अभी अनरेटेड है, लेकिन कोरोशन रिफ्ट्स कभी भी स्ट्रांग हो सकते हैं, इसलिए उसके पास जाने से मना किया जाता है। हमारा मिशन है योडोंग एरिया के मैनेजमेंट जोन में पेट्रोल करना और जो भी नए कोरोजन रिफ्ट्स अपीयर हों उन्हें आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना। यह सुनकर टीम में कुछ लोग डिसैटिस्फाइड हो जाते हैं। तुम एक न्यूबी को एलिमिनेशन मिशन पर भेज रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन स्टाफ कोई जवाब नहीं देता और सीधे हमें डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं कोई कहता है यह जगह डेंजरस है, क्योंकि दूर खड़े होकर भी लोग उस बोन चिल्लिंग एनर्जी को फील कर पा रहे होते हैं और उन्हें लगता है जैसे उनका खून जमने वाला है। ये देखकर मुझे लगता है कि लोग थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इसी समय हानसंगा अपनी ब्लेड के पीछे वाले हिस्से से मेरी थाई को टैप करती है, जिससे वह सिग्नल देती है कि मूव करना है, क्योंकि मिशन शुरू हो चुका होता है। स्टाफ जोर से बोलता है, आइसलैंड की सिचुएशन ऑफशोर कंट्रोल रूम को रिपोर्ट की जा रही है, अगर हेल्प चाहिए हो तो उनसे कांटेक्ट करना। हंटर्स ऑल द बेस्ट। डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही ग्रुप प्लान बनाने लगता है, क्योंकि मिशन है 1 हफ्ते में 2 एरियाज सर्वे करना। इसी बीच मैं उनकी प्लानिंग इंटरप्ट करता हूं और अपने फोन के मैप की तरफ इशारा करके कहता हूं, मुझे लगता है हमें होजियो टेम्पल में बेस सेट करना चाहिए और वहीं से ऑपरेट करना चाहिए। ये सुनकर कई लोग नाराज हो जाते हैं, तुम कौन हो, पहले कभी नहीं देखा, न्यूबी हो क्या, और हमें ऑर्डर देने की कोशिश मत करो। मैं उनकी बातों को इग्नोर करता हूं और सिचुएशन के हिसाब से समझाता हूं। होजियो टेम्पल से पूरा एरिया दिखता है, वहां पुराना टेम्पल बिल्डिंग भी है जहां हम स्टे कर सकते हैं। ये बेसिक कॉमन सेंस है, समझ नहीं आता क्या? लेकिन मेरी बात सुनकर वो लोग और भड़क जाते हैं। यहाँ और भी जगहें हैं रहने के लिए, अगर हम माउंटेन पर फंस गए तो? जिस पर मैं हल्की कोल्ड लाफ करता हूँ। हम हजारों एनिमीज से फाइट नहीं कर रहे, वहां सराउंडेड कैसे हो सकते हैं? लेकिन मेरा जवाब उन्हें और गुस्सा दिला देता है, हम किसी इनएक्सपीरियंस्ड हंटर की बात नहीं मानेंगे। ये देखकर मुझे लगता है कि हर दुनिया में कुछ लोग लॉजिक के खिलाफ ही चलते हैं, जिस पर आर्ग्यूमेंट के बीच फैसला होता है। हम स्प्लिट हो जाते हैं, तुम अपना करो, हम अपना। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ हानसांगा ही मेरे साथ आएगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली एक और इंसान हमारी 2% टीम में ज्वाइन हो जाता है। मैं साइड से उसे ऑब्जर्व करता हूँ। उसका मना लेवल हानसंगा से थोड़ा ज्यादा लगता है और मुझे याद आता है कि उसका नाम किम मिनजई है। मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि वह हमारे साथ क्यों आ रहा है, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ। ही कहता है, तुम दोनों पहली बार मिशन कर रहे हो ना, मुझे लगा 2 न्यूबीज अकेले जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं तुम पर नजर रखने आ गया। यह सुनकर मुझे लगता है कि टीम में कम से कम एक रिलायबल इंसान तो है। इसी बीच मेरी नजर आगे जाती है और मुझे पहले से कुछ गलत फील हो रहा होता है, जिस पर मैं अचानक शार्पली टर्न करता हूँ। दोनों मुझे शॉक्ड होकर देखते हैं, तभी मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाकर उन्हें रुकने का सिग्नल देता हूँ और चुप रहने का इशारा करता हूँ। मैं कहता हूँ, कोई आवाज मत करना, मैं आगे चेक करके आता हूँ। जिस पर किम मिनजई धीरे से आगे झांककर सराउंडिंग्स देखता है और जो वह देखता है उससे वह शॉक हो जाता है। फॉरेस्ट के अंदर डोजन्स मॉन्स्टर्स दौड़ रहे होते हैं। वह कहता है, बहुत ज्यादा हैं, करीब 50 मॉन्स्टर्स, हमें डिटूर लेना चाहिए। मैं हाथ उठाकर उसे काम रहने को कहता हूँ। पैनिक मत करो, तुम्हारी यूनिक स्किल क्या है? लेकिन वह मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। तुम उनसे लड़ने की सोच रहे हो क्या? उसकी बात सुनकर मेरा एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। हंटर्स का कोरोजन क्रीचर्स से लड़ना नेचुरल है। मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम्हारी यूनिक स्किल क्या है? जिस पर वह बताता है कि उसकी एबिलिटी फ्लेम है और उसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल फायरबॉल है। मैं कहता हूँ, गुड, अब मेरे सिग्नल पर फॉलो करना, पहले उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करना। यह सुनकर किम मिनजई पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतना डिसाइजली अटैक करने को बोलूंगा। वह मेरी सोच को समझ नहीं पाता। तभी हानसंगा कहती है, किम मिनजई अटैक करेगा तो मैं क्या करूं? किम मिनजई हमें रोकने की कोशिश करता है। हम 3 लोग 50 एनिमीज के अगेंस्ट लड़ेंगे, ये बहुत रेकलेस है और तुमने कहा था ये तुम्हारा पहला मिशन है, हमें बाकी हंटर्स के साथ रीग्रुप करना चाहिए। मैं उसे समझाता हूँ कि अब देर हो चुकी है, क्योंकि बाकी हंटर्स यहाँ तक आने में बहुत टाइम लेंगे। हम सीधे होजियो टेम्पल से निकले थे, जबकि बाकी लोग कोस्टलाइन पर दूसरे रिफ्ट्स ढूंढ रहे हैं और रेडियो से कॉल करना भी सेफ नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि सिग्नल सुनकर हंटर्स मदद के लिए आएंगे और अगर हम वेट करते रहे तो मॉन्स्टर्स फैल सकते हैं, जिससे दूसरे हंटर्स को खतरा हो सकता है। यह सुनकर किम मिनजई काम होकर एनालाइज करता है और समझ जाता है कि मैं सही हूँ और अगर पास में कोई हंटर हो भी तो हमारे पहले वाले कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो तुरंत नहीं आएगा। इसका मतलब साफ है, इन मॉन्स्टर्स को हमें ही हैंडल करना होगा। इस अनफेवरेबल सिचुएशन में हमें सरप्राइज अटैक करना होगा और इसमें उसका फायरबॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं सीधा स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। पहले किम मिनजई सेंटर पर फायरबॉल मारेगा, मैं दोनों साइड्स ब्लॉक करूंगा ताकि कोई भाग न सके। यह सुनकर किम मिनजई हैरान रह जाता है
उसे लगता है जैसे मैंने पहले ही सब पॉसिबिलिटीज देख ली हैं और वह मुझे एक एक्सपीरियंस्ड लीडर की तरह देखने लगता है। थोड़ा वेट करने के बाद हमें मौका मिल जाता है। कई मॉन्स्टर्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, जिस पर किम मिन जाए तुरंत फायरबॉल कास्ट करता है। अगले ही पल एक बड़ा फायरबॉल अचानक उन मॉन्स्टर्स पर गिरता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कई मॉन्स्टर्स इंस्टेंटली एशेस बन जाते हैं। अब उसे अगला फायरबॉल तैयार करने के लिए टाइम चाहिए और इस दौरान मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, जिस पर किम मिनजई अपने दोनों हाथ माथे के पास लाकर पावर गैदर करता रहता है और उसी समय मैं मूव करता हूँ। मेरी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि इमेजिन करना मुश्किल है। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ दिखाई देता है, क्योंकि अभी सबसे जरूरी है मॉन्स्टर्स को रोकना ताकि किम मिनजाए दूसरा फायरबॉल तैयार कर सके। मैं एक चार्ज और स्लैश में कई रिफ्ट मॉन्स्टर्स खत्म कर देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए प्रॉपर डिवीजन जरूरी है, इसलिए मैं टीममेट्स को ध्यान में रखते हुए लड़ता हूं। इसी बीच एक मॉन्स्टर मुझ पर अटैक करता है, लेकिन मैं उसे इग्नोर करता हूं और अपने स्पीयर से हॉरिजॉन्टल स्लैश मारकर कई मॉन्स्टर्स गिरा देता हूं। मैं इन मॉन्स्टर्स को किम मिनजाए के पास नहीं जाने दूंगा, लेकिन अकेले मैं सबको नहीं रोक सकता, इसलिए मुझे हानसंगा की मदद चाहिए। मैं कहता हूं, अब तुम्हारी बारी। अगले ही पल ब्लेड निकलने की तेज आवाज आती है और हानसंगा एक ही स्ट्राइक में 3 गॉब्लिन्स को काट देती है। वह गहरी सांस लेती है। मिशन कंप्लीट। अब किम मिनजे की बारी है। उसकी बात खत्म होते ही एक ह्यूज फायरबॉल तैयार हो जाता है और मैं उसे रोकते हुए कहता हूं, रुको, जब तक मैं हट न जाऊं फायर मत करना, नहीं तो मुझे हिट कर दोगे। जैसे ही मैं साइड होता हूं, किम मिनजई जोर से फायरबॉल लॉन्च करता है और वह एक अनकंट्रोल्ड बीस्ट की तरह मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है और एक्सप्लोजन मेरी पिछली पोजीशन पर होता है, लेकिन मैं पहले ही वहां से हट चुका होता हूं। इसके तुरंत बाद मैं स्पीयर को टाइट पकड़ता हूं, क्योंकि 2 मॉन्स्टर्स एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा नहीं करने देता। कुछ ही देर में फॉरेस्ट का स्मोक धीरे धीरे साफ होने लगता है और मैं स्पीयर को जमीन में गाड़ देता हूं। यह सरप्राइज अटैक पूरी तरह सक्सेसफुल रहता है। हमने सभी मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए, लेकिन हमारी स्टैमिना भी काफी ड्रेन हो जाती है। मैं उन्हें प्रेज करने ही वाला होता हूं कि अचानक मुझे पीछे कुछ अजीब लगता है। मैं मुड़कर देखता हूं और किम मिनजई मेरी तरफ हैंडगन ताने खड़ा होता है। उसका एक्सप्रेशन बहुत सीरियस होता है, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराता है। थोड़ा साइड हो जाओ, तुम मेरे टारगेट को ब्लॉक कर रहे हो। यह सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह जाता हूं। मुझे लगा वो मुझे शूट करने वाला है, जिस पर अगले ही सेकंड किम मिनजाए तुरंत 2 शॉट्स फायर करता है, जो जाकर मॉन्स्टर्स को हिट करते हैं और ये एक्चुअली उन मॉन्स्टर्स के अंदर माइक्रोचिप्स इम्प्लांट कर रहा होता है। इसके बाद जब मिशन खत्म होता है और सेफ्टी सिक्योर हो जाती है, तब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए स्क्रैप कलेक्टर्स आते हैं कलेक्ट करने के लिए, जिस पर ये सो कॉल्ड स्क्रैप कलेक्टर्स वो लोग होते हैं जो सीधे कॉर्पसेस से बाय प्रोडक्ट्स रिकवर करते हैं। तो हम जब ये चिप्स इम्प्लांट कर देते हैं, उसके बाद मिशन खत्म होते ही वो स्क्रैप कलेक्टर्स आते हैं, कॉर्पसेस को प्रोसेस करते हैं और जो भी वैल्यूएबल चीजें होती हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं। फिर वो उन आइटम्स की वैल्यू असेस करते हैं, उन्हें सेल करते हैं और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला कमीशन लेते हैं और बाकी का हिस्सा डिसीज्ड हंटर्स की फैमिलीज को जाता है। ये सुनकर मैं किमजे से पूछता हूं कि क्या ये लोग ट्रस्टवर्दी हैं, जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे स्क्रैप कलेक्टर्स ढूंढना और उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर जैसे ही हम बात कर रहे होते हैं, एक मॉन्स्टर पेड़ों में छुपकर मुझे घूर रहा होता है और अगले ही पल वो अचानक हम पर अटैक कर देता है, जिस पर जमीन पर पड़ा डिब्री हर तरफ उड़ने लगता है और उसी इंस्टेंट मैं किम मिनजे को पकड़कर वहां से निकल जाता हूं, नहीं तो हम दोनों बुरी तरह घायल हो जाते। इसके बाद सेफ डिस्टेंस पर पहुंचकर मैं किम मिनजे को जमीन पर फेंकता हूं और उस मॉन्स्टर की तरफ मुड़कर देखता हूं, जिस पर किम मिनजे थोड़ा स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि अभी हमने इतने सारे मॉन्स्टर्स को हैंडल किया था और अब एक और सामने आ गया है। फिर वो मॉन्स्टर घिनौनी हंसी हंसता है और अपने डिस्गस्टिंग दांत दिखाता है, जिसे देखकर मेरा एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर उन छोटे मॉन्स्टर्स का लीडर है, जिस पर वो जोर से रोर करता है और पूरा फॉरेस्ट उसकी आवाज से गूंज उठता है, जिससे लगता है शायद वो अपने मिनियंस को बुला रहा है। ये सोचकर मैं मन ही मन गाली देता हूँ। डैम इट, पहले ही अपने मिनियंस के साथ आ जाता, अब अकेले 3 लोगों को चैलेंज कर रहा है, जैसे मौत को बुला रहा हो। इसके बाद वो लीडर मॉन्स्टर अजीब सी हंसी हंसता है और मुझे उससे माना फील होता है, जो पहले वाले छोटे मॉन्स्टर्स से बिल्कुल अलग लेवल का है, जिस पर मैं जोर से बाकी दोनों टीम मेंबर्स को आवाज लगाता हूं और कहता हूं कि बिल्कुल इंटरफियर मत करना, इसे मैं अकेले हैंडल करूंगा, क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर हमारा पीछा करता है तो हम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। यह सुनकर वो दोनों थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि इतना पावरफुल मॉन्स्टर 3 लोगों को मिलकर फाइट करना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें रोक देता हूं और कहता हूं कि ये बात सिर्फ एक बार कहूंगा, अभी रिट्रीट कर जाओ। क्या तुम लोग अपने सिर बॉडी से अलग करके घर जाना चाहते हो? जिस पर वो दोनों तुरंत डर से फ्रीज हो जाते हैं। फिर मैं अपने हाथ में स्पीयर घुमाता हूं और कहता हूं कि मेरी बात मानो और जल्दी यहां से निकल जाओ। मैं अकेले ज्यादा बेहतर लड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी की चिंता नहीं होगी। इसके बाद मैं जोर से चिल्लाता हूं, आजा अब तू डायमंड बैट लीडर। और फिर मेरी उस बैट लीडर के साथ फाइट शुरू हो जाती है। हनेना आगे बढ़कर हेल्प करना चाहता है, लेकिन किम मिनजाए उसे रोक देता है और कहता है कि अभी हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, वरना हम उसे ही स्लो कर देंगे। और भले ही ऐसा लग रहा है कि वो दब रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है,
क्योंकि बैट लीडर का एक भी अटैक उसे हिट नहीं कर रहा है, उसके कपड़ों को तक टच नहीं कर पा रहा है। जिस पर हानसंगा भी नोटिस करता है कि मेरी स्पीड और ऑब्जर्वेशन काफी अमेजिंग है और सोचता है कि अगर वो होता तो शायद स्पीयर तक डोड नहीं कर पाता। इसी बीच मैं अपने वेस्ट को ट्विस्ट करता हूँ और मॉन्स्टर लीडर के अटैक को फिर से डॉज करता हूँ और डॉज करते हुए ही अटैक भी करता हूँ। जहां जहां मेरा स्पीयर पहुंचता है वहां ब्लैक फ्लेम्स शैडो की तरह पीछे आती हैं और जैसे जैसे ये फ्लेम्स बढ़ती हैं मॉन्स्टर की मूवमेंट स्लो होती जाती है। जिस पर भले ही फाइट टफ लग रही है लेकिन असल में मैं उस लीडर मॉन्स्टर के साथ खेल रहा होता हूँ, जिसे देखकर हंसंगा पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है और सोचता है कि क्या ये सच में एक नॉविस हंटर है या कोई बैटल हार्डन्ड हंटर है। इसी बीच मॉन्स्टर लीडर फिर से मुझ पर अटैक करता है, जिस पर मैं हल्का सा हंसता हूँ और कहता हूँ गुड टाइमिंग, देखता हूँ तू मुझे मेरी फुल स्ट्रेंथ यूज करने पर मजबूर कर पाता है या नहीं। अगले ही पल मेरा बॉडी तेजी से पीछे की तरफ स्लाइड करता है और फिर मैं अपने हाथ का स्पीयर जोर से हवा में फेंक देता हूं, जिसे देखकर पीछे खड़ा हंसांगा शॉक हो जाता है कि ये बंदा इतनी डेंजरस सिचुएशन में अपना वेपन हवा में क्यों फेंक रहा है। फिर जैसे ही स्पीयर धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है उसी समय मॉन्स्टर मुझ पर अटैक करता है, जिसे देखकर किम मिनजाए भी शॉक्ड रह जाता है कि इसने अपना वेपन ही छोड़ दिया। अगले ही सेकंड वो मॉन्स्टर मेरे बिल्कुल सामने पहुंच जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और उसे एक्सप्रेशनलेस होकर देखता रहता हूं। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर का सिर मेरे सामने गिरने लगता है, जिस पर पता चलता है कि जो स्पीयर मैंने हवा में फेंका था वही मेरा फाइनल किलिंग मूव था और गिरते हुए उसने सीधे मॉन्स्टर की नेक को पियर्स कर दिया। हालांकि स्पीयर उसके नेक को पियर्स कर चुका है फिर भी वो मॉन्स्टर हिल रहा होता है, जिसे देखकर मैं उसकी वाइटैलिटी पर हैरान होता हूं। लेकिन अब जीत तय हो चुकी है और मुझे इसे खत्म करना ही है, मैं इसे पलटने का मौका बिल्कुल नहीं देता। इसके बाद उन दोनों के शॉक्ड फेसेस के सामने मैं स्पीयर निकालता हूं और बार बार उसके सिर पर वार करता हूं, जिस पर किम मजे हैरान होकर सोचता है कि ये क्या हुआ। अभी तो लग रहा था कि हो अचानक दब रहा है, लेकिन एक पल में मॉन्स्टर गिर गया। आखिर हुआ क्या? फिर मैं मुड़कर पूछता हूँ किमज, क्या ऐसे मॉन्स्टर्स का यहाँ आना नॉर्मल है? जिस पर किमज भी थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और कहता है कि जो इंडिविजुअल कोरोशन यूनिट कोर भी नहीं है, अगर ये कोरोशन जोन है तो कम से कम ग्रेड 3 होना चाहिए। और तब पता चलता है कि कोरोजन यूनिट्स कुल 4 लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं और ऑपरेशन ब्रीफिंग में साफ बताया गया था कि जोडोंग आइलैंड्स का अल्फा कोरोजन यूनिट अनरेटेड था। अगर ऐसा है तो लगता है आइलैंड्स अल्फा कोरोजन यूनिट पहले ही ग्रेड 3 में अपग्रेड हो चुका है, जिस पर यह सिचुएशन तुरंत हायर अप्स को रिपोर्ट करनी चाहिए। हंसंगा मेरी इस बात पर थोड़ा डाउट करती है, जिस पर मैं उसे कामली सोचने को कहता हूँ अगर ये ग्रेड 3 नहीं है तो अभी जो सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर किम मिनजाए का चेहरा भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि अनरेटेड और ग्रेड 3 के बीच का फर्क जमीन और आसमान जैसा है और अगर ये सच में ऐसा है तो शायद बहुत कम हंटर्स ही जिंदा वापस जा पाएंगे। जिस पर लगता है कि ये मैटर तुरंत सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि ये आइलैंड काफी खतरनाक बन चुका है। इसके बाद किम जय एक आइडिया देता है कि चलो पहले बाकी हंटर्स को रेस्क्यू करते हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ ग्रेड 3 भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उसे सीधे मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अकेले इस आइलैंड पर घूम रहे सभी हंटर्स को ढूंढकर कैसे बचा सकता हूँ, मेरी भी लिमिट्स हैं, जो मैं नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। इसके बाद मैं दोनों से सीरियस होकर कहता हूँ कि हमारा मिशन हंटर्स को रेस्क्यू करना नहीं है, बल्कि जो एडिशनल कोरोजन रिफ्ट्स बने हैं उन्हें कंफर्म करना और एलिमिनेट करना है, और इस तरह के काम में कैजुअलिटीज अवॉइड करना पॉसिबल नहीं होता। जिस पर हंसंगा मुझसे एक और सवाल पूछती है, अगर तुम उस सिचुएशन में होते तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम भी अनफेयर फील नहीं करते, रिजेंटमेंट नहीं होता और बचाए जाने की होप नहीं रखते? यह सुनकर मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह ग्रिम हो जाता है और मैं कहता हूं कि क्या तुम उन्हें बचाने जा रही हो डेड लोगों की माइंडसेट के साथ? मैं कहता हूं कि मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे इमोशन समझ नहीं आते, मैं सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं। कहता हूं अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अपना ये सेवियर कॉम्प्लेक्स छोड़ दो। इस दुनिया में कुछ डेथ्स अनअवॉइडेबल होती हैं और जब ऐसी मौत सामने होती है तो चाहे मैं कुछ भी फील करूं, मैं उसे एक्सेप्ट करके ही मरूंगा। अगर कुछ हंटर्स को बचाने के चक्कर में मैंने रिफ्ट्स को और वर्स कर दिया और उससे ज्यादा लोग मर गए तो वो मेरा सिन होगा। इसलिए ऐसी डेस्परेट सिचुएशंस में तुम्हें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और अगर तुम दोनों इसी माइंडसेट के साथ यहाँ मिशंस करोगे तो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। फिर शाम हो जाती है और हम रेस्ट करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं जहां हमें एक रेजिडेंस मिलता है जो पूरी तरह खाली होता है और वहां किसी कोरोजन क्रिएचर के होने का कोई निशान नहीं होता। जिस पर किम मिनजाए आसपास चेक करता है और उसे कुछ खास नहीं मिलता, बस ये जगह थोड़ी डार्क लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइट्स की वजह से हम बाकी हंटर्स की पोजीशंस देख सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये लाइट्स हमारी पोजीशन भी रिवील कर रही हैं, जो हमारे लिए उतना ही डेंजरस है। अगर सिर्फ छोटे मिनियंस होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बैट लीडर जैसे मॉन्स्टर्स आ गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर मैं अपना फोन निकालता हूँ और बाकी हंटर्स को वार्निंग मैसेज भेजता हूँ। टीम 8 बोल रही है, हमने हाल ही में जिन मॉन्स्टर्स का सामना किया है उसके हिसाब से अल्फा कोरोशन यूनिट शायद ग्रेड 3 में अपग्रेड हो चुका है।
इसीलिए बिना सोचे लाइट्स ऑन करना आपको डेंजर में डाल सकता है, तो इसे अवॉइड करें। अगर हम कोरोजन रिफ्ट के कोर को डिस्ट्रॉय कर दें तो सारे क्रीचर्स गायब हो जाएंगे, क्योंकि उसके बिना एनर्जी नहीं मिलेगी और पूरा कोरोजन जोन खत्म हो जाएगा। ये सोचकर मुझे लगता है कि ये मिशन उतना मुश्किल नहीं है जितना बताया गया था, और मैं सही समय पर कोरोजन रिफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाता हूँ। फिर जल्दी ही लेट नाइट हो जाता है, जिस पर हंसांगा सो चुकी होती है और उसके साथ किम मिनाजाय भी सो जाता है। इसके बाद मैं धीरे से उनके पास अलार्म डिवाइस रखता हूँ, जो मॉन्स्टर्स के पास आने पर साउंड करेगा, जिससे मैं आराम से बाहर जा सकता हूँ। घर से बाहर निकलते ही मैं तेजी से फॉरेस्ट में आगे बढ़ता हूँ, और अच्छी बात यह है कि ब्रीफिंग के दौरान मैंने अल्फा की पोजीशन कंफर्म कर ली थी, तो ऑपरेशन स्मूथ जाना चाहिए। लेकिन तभी मुझे कुछ गलत फील होता है, जैसे आगे कुछ मूवमेंट हो रहा है, जिस पर मैं तुरंत रुकता हूँ और आगे देखता हूँ, और मुझे एक जानी पहचानी अजीब हंसी सुनाई देती है। मैं सोचता हूँ कि सब कुछ थोड़ा ज्यादा स्मूथ जा रहा था, तो फिर से तुम ही हो। अगले ही पल मैं बिना हेजिटेशन फ्लेम यूज करता हूँ, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता हूँ तो वो मॉन्स्टर नहीं होता जो मैंने सोचा था। मेरे सामने जो मॉन्स्टर होता है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसका साइज मुझसे कई गुना बड़ा होता है, और वो पिछले बैट लीडर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं होता। दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन सेंटर में इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है, जहां टीम 5 के कुछ हंटर्स के सिग्नल्स कट जाते हैं और उन्हें डेड मान लिया जाता है। यह सुनकर वहां के मैनेजमेंट लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाकी टीम से भी कैजुअलिटीज की खबर मिल रही होती है। वो गुस्से में कहता है, ये क्या हो रहा है अभी से, और तुरंत अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि हेडक्वार्टर्स से कांटेक्ट करो और उस एरिया के हंटर्स को इमरजेंसी हेल्प रिक्वेस्ट भेजो। फिर उसे एक और मैसेज मिलता है कि कोई अल्फा कोर पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर लीडर तुरंत मैसेज भेजने को कहता है कि उसे रोको, आगे बहुत डेंजरस मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि अल्फा सेंटर की तरफ जाने वाला कोई और नहीं बल्कि टीममेट हो चाणक है, जिसका मतलब है कि वही पहला इंसान है जिसने कोरोशन रिफ्ट कोर को डिस्कवर किया है। जिस पर लीडर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है कि तुरंत मेरे टर्मिनल से कनेक्ट करो और चेक करो कि मैं जिंदा हूं या नहीं, क्योंकि ऐसा कोरोजन कोर अपग्रेड पहले कभी नहीं हुआ। इतनी केओस के बीच मैं ही पहला इंसान हूं जो अल्फा कोर एरिया की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो लोग मुझे क्लोजली मॉनिटर करने का फैसला करते हैं। जल्द ही वो मेरे टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं और देखते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर से लड़ रहा हूं, बल्कि लड़ने से ज्यादा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये मॉन्स्टर मेरी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्पीड भी बहुत फास्ट है, और सच कहूं तो मैं अभी तक जिंदा हूं, ये ही मेरी किस्मत है। क्या तुम लोगों ने जो पहले यहां भेजे थे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, जिस पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे? मैं गुस्से में कहता हूं, जब मैं वापस आऊंगा तो कोरोजन कोर तुम सबके मुंह में ठूंस दूंगा। मेरी ये बात सुनकर वो लोग मेरा टर्मिनल म्यूट करना चाहते हैं, लेकिन बस ये कंफर्म करते रहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। अभी मेरी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं इसे सीधे मार सकूं, मैं बस धीरे धीरे इसकी हेल्थ कमजोर कर सकता हूं और फिर स्पीयर से फिनिश कर सकता हूं। लेकिन जो मॉन्स्टर मेरे सामने है वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है, और ये गिरने का कोई साइन ही नहीं दिखा रहा है। दिन में बैट लीडर से फाइट करते वक्त मैंने आइलैंड से बहुत ज्यादा माना खींच लिया था, जिस पर मेरी पावर अभी यूजुअल से काफी कम है, इसलिए अभी मैं आइलैंड छोड़ नहीं सकता। मुझे जल्दी से कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां से मैं माना अब्सॉर्ब कर सकूं। तभी मेरी आंखें चमकती हैं और मुझे उम्मीद से भी जल्दी वो चीज मिल जाती है जो मुझे चाहिए थी। मैं देखता हूं कि जमीन में एक ब्लैक होल है, जिस पर मैं बिना हेजिटेट किए सीधे उसके अंदर कूद जाता हूं। फिर मैं पीछे मुड़कर उस बड़े मॉन्स्टर से कहता हूं, जल्दी आओ और मेरा पीछा करो, मुझे कुछ चेक करना है। दूसरी तरफ हंटर हेडक्वार्टर्स मेरा सिग्नल खो देता है, क्योंकि मैं अल्फा कोरोजन कोर के अंदर जा चुका होता हूं, जिसे सुनकर लीडर का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। कोर के अंदर पहुंचकर मैं देखता हूं कि ये मेरी सोच से काफी ज्यादा साफ है, और मुझे याद आता है कि एनरेटेड और ग्रेड 3 कोरस इतनी तेजी से स्प्रेड नहीं करते। मैं सोचता हूं कि अगर ये हालत है तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कितने बड़े होंगे। कुछ देर बाद मैं कोरोजन रिफ्ट के गैप को क्लियर करता हूं, और अब मुझे इस बड़े मॉन्स्टर का सामना करना है। मैं वैसे ज्यादा पेशेंट टाइप का नहीं हूं, लेकिन अगर ये मुझे बार बार प्रोवोके करेगा तो मैं भी गुस्सा हो जाता हूं। मैं अपने हाथ में वेपन को कसकर पकड़ता हूं, और मुझे पता है कि पैराडॉक्स फ्लेम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये मेरे अलावा हर लिविंग बीइंग को अफेक्ट करती है, चाहे वो अलाई ही क्यों ना हो। यही इसकी सबसे खतरनाक बात है। तभी एक मॉन्स्टर मेरे सामने आता है, जिस पर मैं अपना स्पीयर जोर से आगे बढ़ाकर उसके बॉडी में घुसा देता हूं, और वो एक चीख के साथ शांत हो जाता है। मैं हल्का सा हंसता हूं और कहता हूं, जॉब डन। फिर मैं आसपास की हवा से मना एब्जॉर्ब करना शुरू करता हूं। मैं उस माना को अपने बॉडी में खींचता हूं, जो मेरे पूरे शरीर में फैलकर मेरी मैरिडियंस को एक्सपैंड करता है और उन्हें और मजबूत बनाता है। मैं गहरी सांस छोड़ता हूं और मेरे मुंह से माना के ट्रेसेस बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर मैं खुद हैरान हो जाता हूं। लेकिन तभी आसमान में एक रिफ्ट बनता हुआ दिखता है, जिस पर मैं बिना डरे उसे देखता हूं और समझ जाता हूं कि अब और लड़ाई होने वाली है। कुछ ही देर में उस रिफ्ट से कई मॉन्स्टर्स निकलते हैं, लेकिन अब देर हो चुकी होती है, क्योंकि मेरी बॉडी रिफाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे उनसे कोई डर नहीं लगता, और जैसे ही 3 मॉन्स्टर्स मेरी तरफ आते हैं, मैं अपना स्पीयर घुमाता हूं और कहता हूं, बेवकूफों, अब नंबर्स तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अगले ही पल मैं अपने माना से उन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता हूं, और वो मेरे कपड़ों को छू तक नहीं पाते। मेरी करंट स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा है, लेकिन
फिर भी वो मेरे दूसरे वर्ल्ड की पावर के सामने कुछ भी नहीं है। शायद मैंने सिर्फ 1% ही रिकवर किया है। तभी अचानक मेरे पीछे एक शैडो दिखती है जो मुझ पर एम्बुश करने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर मुझे कुछ अजीब फील होता है कि ये कब मेरे इतना पास आ गया। जैसे ही वो अटैक करता है मैं तुरंत दूरी बना लेता हूँ। वो मॉन्स्टर एक ह्यूमनॉइड बॉडी के साथ रैट जैसा हेड रखता है, जिसे देखकर मुझे समझ आता है कि ये कोरोजन रिफ्ट कोर का मॉन्स्टर है जो बिल्कुल अलग लेवल का है। ये देखकर मेरी इंटरेस्ट बढ़ जाती है और मैं सोचता हूँ कि इस लेवल पर मैं कितने हिट्स लगातार मार सकता हूँ। अगले ही पल मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ता हूँ और मेरा स्पीयर जबरदस्त फोर्स के साथ चलने लगता है। मैं अटैक करता हूँ लेकिन वो रैट हेड मॉन्स्टर उसे ब्लॉक कर देता है। वो मुझे टॉन्ट करता है कि मेरा अटैक स्लो था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो अटैक पावर से भरा हुआ था और अब उसके वेपन में क्रैक्स आ चुके हैं। मैं उसे घूर कर देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ, विंड मून स्पीयर, फर्स्ट स्ट्राइक, पियर्स। अगले ही सेकंड मेरा माना उसे दूर उड़ा देता है और मैं तुरंत उस पर प्रेशर बनाता हूं, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। ट्विन मून स्पीयर मेरी टेक्निक है जिसमें मेरे अटैक पाथ पर एक ब्लू ट्रेजेक्ट्री बनती है जो पहले अटैक को परफेक्टली रिपीट करती है और उसे 4 बार दोहराती है। अगर मैं उस पाथ के साथ अटैक करूं तो ये सिर्फ 4 हिट्स का कॉम्बो बनता है, लेकिन मेरी टेक्निक इससे अलग है क्योंकि वो ब्लू ट्रेजेक्ट्री खुद ओपोनेंट पर अटैक कर सकती है। ये एक ड्यूअल ऑर्बिट की तरह है जिसे डॉज करना लगभग इम्पॉसिबल है। इस डिलेड कॉम्बो अटैक के सामने ये रैट मॉन्स्टर क्या कर पाएगा मुझे खुद नहीं पता। फिर एक तेज वार के साथ मैं उसे फिर हिट करता हूँ और जैसे ही वो थोड़ा सा भी ओपनिंग देता है मैं उसे खत्म कर सकता हूं। और अब टाइम आ चुका है इसे खत्म करने का, जिस पर अगले ही पल मैं लगातार उसके बॉडी पर वार करता हूं और हर अटैक 4 हिट्स में बदलता है, जिससे उसका बॉडी टूटने लगता है और थोड़ी ही देर में उसका आधा सिर ही बचता है। लेकिन वो शायद सोच रहा है कि ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अगला अटैक करने जाता हूं अचानक मेरे हाथ में एक बॉक्स आ जाता है जिस पर मैं धीरे से उसे खोलता हूं और जैसे ही मैं उसके अंदर देखता हूं मैं पूरी तरह स्टन्ड रह जाता हूं। दूसरी तरफ हंटर सेंटर में सब कुछ केओस में बदल चुका है क्योंकि कोरोजन रिफ्ट जोडोंग आइलैंड के सेंटर से फैल रहा है और टीम्स के सिग्नल्स लगातार गायब हो रहे हैं, जिससे वहां पैनिक फैल जाता है और लीडर ये सब देखकर समझ नहीं पाता कि क्या करे। उसकी आंखों में पूरी हेल्पलेसनेस नजर आती है। क्या यह सब खत्म होने वाला है? जब तक कोई मिरेकल नहीं होता हम बस यहाँ खड़े होकर हंटर्स को पूरी तरह से खत्म होते हुए देखते रहते हैं, जिस पर उसी वक्त एक सबॉर्डिनेट उसे आवाज लगाता है और लीडर जल्दी से वहां जाकर देखता है, जिस पर सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करता रहता है कि अल्फा कोर जोन में घुसे हंटर का मैसेज आया है। फिर वो मैसेज को बड़े स्क्रीन पर स्विच करता है और सभी चैनल्स उस मैसेज को देख पाते हैं। मेरा मैसेज सबको नोटिफाई करता है। कोरोजन कोर सिग्नल गायब हो चुका है। जितने भी करप्टेड कॉर्प्सेस हंटर्स को मिले थे वो सब एलिमिनेट कर दिए गए। बॉडीज भी वैनिश हो चुकी हैं। यह देखकर लीडर को यकीन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक मिरेकल होता हुआ दिखता है। इसी दौरान ट्रांसमिशन पूरा करने के बाद मैं भी गहरी सांस लेता हूं और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखता हूं जहां काफी सारे स्टार्स नजर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ की हवा बहुत फ्रेश लगती है, दूसरे वर्ल्ड से काफी बेटर। इसके 2 मिनट पहले एक बड़ा ग्रुप मॉन्स्टर्स का रिफ्ट से बाहर निकल रहा होता है, जिस पर हान संगा और उसकी टीममेट्स उनसे फाइट कर रही होती हैं। वह पहले से ही कई इंजरीज ले चुकी होती है और मुश्किल से अपनी ब्लेड पकड़ पा रही होती है, लेकिन अगले ही सेकंड कहीं से डिटर्मिनेशन लाकर वह अपने राइट हैंड से आर्म को ब्रेस करती है और खुद को ब्लेड पकड़ने के लिए फोर्स करती है। उसकी आंखें सामने खड़े मॉन्स्टर्स पर टिकी रहती हैं, जिनकी संख्या दिन से कई गुना ज्यादा होती है और सबसे बड़ी बात, जब वे जागते हैं तो उन्हें मैं कहीं नहीं मिलता। इसी बीच पीछे से किम मुझे उसे आवाज देता है, मिस हान, क्या आपको लगता है हम जिंदा वापस जा पाएंगे? मुझे थोड़ा डर लग रहा है, जिस पर यह डरना गलत भी नहीं लगता क्योंकि सामने इतने सारे मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं। अगर ये सब एक साथ अटैक कर दें तो वे उन्हें कुचल सकते हैं। हान संगा पीछे मुड़कर किम मजे को देखती है जो अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है। हालांकि उसे नहीं पता कि वे जिंदा बचेंगे या नहीं, या वह खुद कब तक टिक पाएगी, लेकिन वह अभी गिर नहीं सकती। फिर अगले ही सेकंड एक बदसूरत मॉन्स्टर हान सांगा की तरफ अटैक करता है, जिस पर उसका नजरिया बेहद शार्प हो जाता है। वह थोड़ा झुकती है और उसके हाथों की लाइटनिंग पावर सीधा बर्स्ट होती है, लेकिन तुरंत बाद उसे एहसास होता है कि उसके पैरों ने सेंसेशन खो दिया है। उसे पता ही नहीं चलता कि यह कब हुआ और तभी 3 मॉन्स्टर्स उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं। यह देखकर किम एमजे बेहद एंग्शियस हो जाता है, लेकिन उसके पास सपोर्ट देने की ताकत नहीं बचती। मॉन्स्टर अब हान संगा की गर्दन पर काटने ही वाला होता है, जिस पर किम मुझे अपनी आंखें बंद करना चाहता है क्योंकि वह आगे का सीन देख नहीं पाता। लेकिन 5 सेकंड्स गुजर जाते हैं और कोई स्क्रीम सुनाई नहीं देती। फिर जब वे आंखें खोलते हैं तो सामने का सीन देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स डस्ट बनकर गायब हो चुके होते हैं। अगले दिन मैं उनसे ग्योदोंग आइलैंड के हंटर असेंबली पॉइंट पर मिलता हूँ। यह सीन देखकर मेरा चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने लोग इंजर्ड होंगे। क्या मेरे जाने के बाद कोरोजन रिफ्ट बेकाबू हो गया था? जिस पर सभी लोग मुझे देखकर शॉक्ड एक्सप्रेशंस देते हैं। क्या तुमने सच में आसिया से अकेले लेवल 3 कोरोजन रिफ्ट क्लियर कर दिया? लेकिन मेरी स्लिम बॉडी देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे टीम 8 के मेंबर्स मिलते हैं। किम मुझे पूरी तरह शॉक्ड होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेले ये रिफ्ट सॉल्व कर दूंगा,
जिस पर मैं हल्की सी कोल्ड लाफ करता हूँ और कहता हूँ, बस मान लो मेरा दिल पहले मूव कर गया था, बॉडी से पहले, सब अपने फेलो हंटर्स को बचाने के लिए। और क्योंकि सब कुछ स्मूथली हो गया तो मुझे गुड गाय बनना चाहिए, मुझे जल्दी से अपनी विलन वाली इमेज हटानी है। इसी वक्त पीछे से कोई मुझे आवाज देता है। वह खुद को पार्क जोंग टाई बताता है, जो कोरियन ऑपरेशंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर होता है। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और पूछता हूँ, क्या तुम ही मुझे यहाँ लाए थे? वह कहता है कि मुझे उसके साथ चलना होगा क्योंकि मेयर मुझसे मिलना चाहता है। मैं सोचता हूँ कि मुझे कितनी बार इस तरह बुलाया गया है, इन पुराने लोगों को ऑर्डर्स देना जैसे आदत होती है। तभी मुझे कुछ याद आता है, कॉन्ट्रैक्ट में लेवल 3 रिफ्ट क्लियर करने का कॉम्पेंसेशन मेंशन ही नहीं था। अब जब मैं यहाँ हूँ तो प्राइस भी डिस्कस कर लेता हूँ। गाड़ी से उतरने के बाद एक और आदमी मेरे पास आता है और ग्रीट करता है। वह खुद को ली बिग जे बताता है, जो कोऑपरेशन लिएजॉन स्पेशलिस्ट होता है। चलते हुए वह बताता है कि मेयर इस मीटिंग का काफी इंतजार कर रहा था। सुबह जोंग आइलैंड की रिपोर्ट मिलने पर वह शॉक हो गया था और उसने तुरंत यह मीटिंग अरेंज करवाई, अपने सारे शेड्यूल्स कैंसिल करके सिर्फ मुझसे प्रॉपर्ली बात करने के लिए। एक रुकी का अकेले लेवल 3 रिफ्ट डिस्ट्रॉय करना, यह फर्स्ट जनरेशन हंटर्स के बाद पहली बार हुआ है। यह सुनकर मैं भी थोड़ा सरप्राइज होता हूँ कि पहले भी किसी ने ऐसा किया था। वे जरूर बहुत पावरफुल रहे होंगे। कुछ ही देर बाद मैं मेयर के ऑफिस पहुंच जाता हूँ, जहाँ एक मोटा सा आदमी मेरे सामने आता है। वेलकम, मैं पार्क जैन हूँ, इस सिटी का मेयर। अचानक बुलाने के लिए सॉरी। जिस पर वह मुझे अपने कैफे में इनवाइट करता है ताकि आराम से बैठकर बात कर सके। इंशान का मेयर होने के नाते जो डोंग आइलैंड का मामला उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया था। महंगी गिल्ड कंपनीज को हायर करके इसे हैंडल करना काफी मुश्किल हो रहा था। जिस पर मैं चाय पीते हुए सोचता हूँ कि अभी मुझे इस मेयर से अच्छे पैसे निकलवाने हैं। जब उसे पता चलता है कि मैं अभी भी एक रुकी हूँ तो वह मुझ पर प्राउड फील करने लगता है, जो मुझे कंफ्यूज करता है। ये सब अचानक ऐसा कैसे हो गया? असल में इंचान हर कंट्री के कोर रीजंस में से एक होता है। इंचान एयरपोर्ट की बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ से काउंटलेस लॉजिस्टिक्स फ्लो होता है। इसके साथ ही फ्री इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट की वजह से सोंगो और चोंगा जैसे इंटरनेशनल सिटीज में काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, जिससे चॉइसेस और भी टफ हो जाती हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इंचान इंटरनेशनल सिटी से फ्लो करता है। मटेरियल्स एयरपोर्ट के जरिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो एक हंटर के तौर पर मेरे रास्ते को स्मूथ और अनऑब्स्ट्रक्टेड बनाते हैं। इसी वक्त मैं उसे बीच में रोकता हूँ क्योंकि मुझे पहले उससे एक सवाल पूछना होता है। जिस पर मैं कहता हूँ, जब तुम इतना सपोर्ट दे रहे हो तो मुझे भी कुछ रिटर्न देना चाहिए, जैसे एक ऐसे मेयर की हेल्प करना जिसकी अप्रूवल रेटिंग्स गिर रही हैं, ताकि वो फिर से इलेक्शन जीत सके। यह सुनकर मेयर हल्का सा खांसता है और कहता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन काफी अपडेटेड है। जिस पर मैं कहता हूँ कि आजकल स्मार्टफोन से सब कुछ पता चल जाता है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, उसका टर्म अगले साल की शुरुआत में खत्म हो रहा है और करंट सिचुएशन देखकर लगता है कि उसका री इलेक्शन काफी मुश्किल है। यह सुनकर मेयर के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और वह कहता है, तुम काफी डायरेक्ट हो। जिस पर मैं आगे कहता हूँ, वैसे इस रिक्वेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या मुझे इंचन सिटी गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए? पब्लिक नोटिस से अलग एक रुकी होने के नाते मुझे मेयर की परमिशन की जरूरत पड़ती है। अगर वह इसे सही से हैंडल करे तो वह खुद को जीनियस डिस्कवर करने वाला बता सकता है, जिससे साफ लगता है कि वह मुझे अपनी स्टोरी में डालकर क्रेडिट लेना चाहता है। जिस पर मेयर कहता है कि पहले बताई गई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वह मेयर होने के नाते कई डोमेस्टिक और ओवरसीज कंपनीज से जुड़ा हुआ है। फिर वह टेबल पर रखे कॉफी पैकेज पर हाथ रखता है और एग्जाम्पल देता है कि इस ब्रांड का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो वह मेरा फेस उस पैकेजिंग पर डाल सकता है और इसके अलावा भी कई अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन उसी वक्त मैं उसे फिर से रोक देता हूँ और कहता हूँ, क्या मैं तुम्हें इतना चीप दिखता हूँ? तुम मुझे ऐसा ही समझते हो ना? यह सुनकर मेयर का एक्सप्रेशन स्टिफ हो जाता है, जैसे उसकी इज्जत पर बात आ गई हो। जिस पर मैं कहता हूँ कि मैंने हाल ही में न्यूज देखी है और यह दुनिया किसी नए फेस की तलाश में है जो इस ग्लूमी एटमॉस्फेयर को बदल सके। यह कहते ही मेरी नजर बदल जाती है और मैं कहता हूँ, तुम्हारे हिसाब से जो तुम मुझे दे सकते हो वो तो मैं खुद भी इवेंटुअली हासिल कर सकता हूँ, तो क्या यह थोड़ा अनफेयर नहीं है? जिस पर मेयर कुछ और प्रपोजल्स देता है, जैसे सेफ और हाई पेड कमीशंस, लेकिन ये सब मुझे बेहद बोरिंग लगते हैं। फिर मैं हाथ हिलाकर वहां से जाने लगता हूँ और कहता हूँ, कॉफी स्पोक्स पर्सन को मेरी कंग्रेचुलेशंस दे देना, क्योंकि मेरे मना करने से वही मॉडल इस ब्रांड को कंटिन्यू करेगा। दूसरी तरफ एक ब्रिज टनल के अंदर दो लोग खड़े होते हैं, जिस पर एक आदमी कहता है कि जोडोंग आइलैंड एक्सपेरिमेंट फेल हो गया लगता है और जमीन पर घुटनों के बल बैठा आदमी बार बार माफी मांगता है। लेकिन फिर वह कहता है कि एक गुड न्यूज भी है। यह सुनकर सामने वाला आदमी थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और जो गुड न्यूज होती है वह हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम की एक क्लिप होती है, जिसमें मैं पैराडॉक्स फ्लेम यूज करता हुआ दिखाई देता हूँ। जिस पर वह आदमी वीडियो देखकर मुस्कुराता है और कहता है, यह रुकी सच में इंप्रेसिव है। इसके बाद इंचन ग्योदोंग आइलैंड मिशन के खत्म होते ही हर महीने की तरह नेशन वाइड हंटर रैंकिंग्स फिर से अपडेट होती हैं और ये वही मोमेंट होता है जिसका सबको इंतजार रहता है। हर एज ग्रुप के लोग इस रैंकिंग को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। सभी जानना चाहते हैं कि इस बार नंबर 1 कौन बनेगा। हम हंटर्स भी इस रैंकिंग पर खास ध्यान देते हैं। आमतौर पर इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता और यह बस पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट
स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार मामला अलग होता है। जल्द ही ये रैंकिंग हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मून जोंगटी तक पहुंचती है और उसे सितंबर का वर्ल्ड हंटर रैंकिंग रिपोर्ट दिया जाता है। साथ ही बैटलफील्ड पर मौजूद ली भी इस रैंकिंग को देख रही होती है। वह जानना चाहती है कि क्या मैं इस लिस्ट में हूं। इसी वक्त मैं खुद भी एक चेयर पर बैठकर इस नई रैंकिंग को देख रहा होता हूं। फ्लैशी डिस्प्ले के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 होता है। फिर मैं रैंकिंग इंटरफेस खोलता हूं। रैंक नंबर 10 पर सोर्समैन लियन होता है, रैंक नंबर 5 पर थ्रोइंग ब्लेड किम चाहन, रैंक नंबर 3 पर फायर गॉड चॉय योयुक और रैंक नंबर 2 पर मॉन्स्टर्स स्ट्रेंथ जेन ताइसॉक होता है। जैसे ही मैं नंबर 1 देखने वाला होता हूँ, पीछे से नॉक की आवाज आती है, जिस पर मैं मुड़कर देखता हूँ तो वेन्यू का एक स्टाफ मेंबर होता है जो कहता है, सॉरी आपको वेट करवाने के लिए, अब आप बाहर जा सकते हैं। और उसी समय रिवील होता है कि रैंकिंग में नंबर 1 मैं हूँ, राइजिंग स्टार होचान, जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैंने हिस्ट्री का फास्टेस्ट लेवल एडवांसमेंट पाथ सेट किया है। एक 5 साल का एक्सपीरियंस्ड हंटर अगर लेवल 3 जोन क्लियर करे तो ये नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर एक रूकी अपनी पहली मिशन में ऐसा करे तो सब कुछ बदल जाता है। जब मैं स्टेज पर जाता हूँ तो नीचे खड़े लोग जोर जोर से चीयर करते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं, मिस्टर हो चनाक, हंटर बनने से पहले आपका प्रोफेशन क्या था? क्या आपने सच में अकेले कोरोजन जोन क्लियर किया? क्या आपको पहले से पता था कि जोन का लेवल बढ़ेगा? ऐसे काउंटलेस सवाल मेरी तरफ आते रहते हैं, जिस पर मैं गहरी सांस लेता हूँ और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी टैलेंट शो में खड़ा हूँ। इसलिए मैं जल्दी जवाब देकर निकलना चाहता हूँ। तभी एक यंग आदमी खड़ा होकर जोर से पूछता है, सब लोग आपके फ्यूचर प्लान्स जानना चाहते हैं, क्या आप अपने माइंडसेट या डिटर्मिनेशन के बारे में बता सकते हैं? जिस पर मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों की तरह ऑफिशियल लाइंस नहीं बोलूंगा, ना ही क्लीशे बातें करूंगा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि मेरे रिजल्ट्स खुद बोलेंगे, आपको बस अपनी आंखों से देखना है। इसके बाद उनके सवालों का जवाब देकर मैं हेलीकॉप्टर में बैठ जाता हूँ और नीचे एक बड़ा ब्लैक होल दिखाई देता है जहां कभी एक भयंकर बैटल हुआ था। पीछे खड़ा आदमी बताता है कि यह सीन काफी टेरिफाइंग है और ओवरसीज सिचुएशन भी कुछ अलग नहीं है। कोरोजन जोन्स आने के बाद कई देशों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल खो दी थी, लेकिन हर कंट्री अलग है। इस कंट्री ने कुछ मेजर्स लेकर बड़े बैटल्स अवॉइड किए, जबकि कई ओवरसीज कंट्रीज पूरी तरह खत्म हो गए। कोरोजन जोन्स के आते ही पूरे के पूरे नेशंस वैनिश हो गए। आगे वह बताता है कि दुनिया में 8 मेजर डेंजर जोन्स हैं जो सबसे खतरनाक एरियाज माने जाते हैं, और राइट साइड पर जो दिख रहा है वह गोनालोक है जो उनमें से एक है। कुछ साल पहले गैंसेलॉट कोरोजन जोन अचानक अपीयर हुआ था। सिटी सेंटर से एक बड़ा सर्कल बनते हुए वह तेजी से बाहर की तरफ फैलता गया और उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए।